बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज 27 दिसंबर है। आज के दिन हमारी लेजेंडरी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी, उनको बीते हमसे बिछड़े आप कहेंगे कि 17 बरस जो है वो बीत चुके हैं। आज दुख्तरे मशरक़ भी अगर मैं उनको कहूँ तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 21 जून 1953 को पैदा हुई थी वो, उनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद उन्होंने कराची ग्रामर स्कूल जो था उधर से तालीम हासिल की थी, लेकिन उनके जो ख्वाब थे ना, वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी आला यूनिवर्सिटीज़ जो थी, उधर से उनको तालीम हासिल करने का शौक़ था। उन्होंने तालीम हासिल की, इल्म हासिल किया। उनके जो वालिद साहब थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने अपनी बेटी को अपना सियासी जानशीन बनाया। देखें, अगर आप मार्शल लॉ की तारीख़ी अगर देखें तो उसके साथ साथ या फिर वालिद साहब की जो फांसी थी उसका कुर्ब देखें तो उस हिसाब से उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को रोका नहीं, ना वो झुकी, वो आगे बढ़ती रहीं और उनको जो जिला वतन जो है 1986 को उनको मुल्क से निकाल दिया गया, उनको जिला वतन कर दिया गया, मगर फिर भी वो टूटी नहीं, फिर भी वो गिरी नहीं। वो फिर पाकिस्तान वापस आई। तारीख़ी इस्तक़बाल किया गया था 1988 को उनकी। दुनिया की आप देखें, अगर पूरी मुस्लिम दुनिया की पहली वो ख़ातून वज़ीर आज़म बनी थी, ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन उनके जो इक़्तिदार के जो रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा दुश्वार रहे, बहुत मुश्किल रहे। उनको हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ी, साजिशें उनके ख़िलाफ़ करते रहे लोग, उनके ऊपर ब्लेम लगाते रहे, ठीक है, उनके रास्तों में रुकावटें डालने की बहुत सी कोशिश की गई, मगर वो जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए और आवाम के हुकूक़ के लिए साबित कदम रहीं। 2017 में जिला वतनी जो है वो ख़त्म करके वापस अपने मुल्क में लौटी और मौत के साए जो थे 2007 में उनके पीछे जो थे, मौत के साए की तरह उनके पीछे थे। और फिर उसके बाद सानियाए कारसाज के बाद 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक कातिलाना हमले में वो शहीद हो गई। बेनज़ीर की भुट्टो की कहानी जो है वो आज भी उनकी शहादत के बाद नाज़रीन ख़त्म नहीं हुई है। वो जमहूरियत और उम्मीद और कुर्बानियों का सितारा है। गढ़ी खुदा बख्श में आप जो वालिद साहब हैं और उनके जो भाई हैं, उनके बिल्कुल पहलू में उनकी कब्र है, वहाँ पर वो दफन है। और ये दास्तान जो है ये सिर्फ एक शख्सियत की नहीं है, ये एक इस तरह की पर्सनालिटी की नहीं है, एक औरत की नहीं है, एक ऐसी जद्दोजहद, ये अज़म और कुर्बानी की वो मिसाल है जो कभी भी भूली नहीं जा सकती। जी जनाब, तो ये यादें हमें ताज़ा करनी है। एक ऐसी ग्रेसफुल ख़ातून जिनके सर पे जब ऐसे दुपट्टा ये डाल के अपनी कौम से ख़िताब करती थी तो लगता था कि एक बावकार बेटी जो है अपनी कौम से, अपने भाई से, अपनी माओ से, अपनी बहनों से जो है ना मुखातिब है। ऐसे अज़म इरादों वाली औरत आज के दौर में मुझे नहीं लगता मैंने बेनज़ीर भुट्टो के बाद कोई अभी ऐसी पर्सनालिटी देखी है। इतनी बावकार औरत, इतनी बाकिरदार औरत, इतनी ग्रेसफुल औरत, इतनी ज़्यादा तालीमी याफ्ता औरत। मैं बताऊँ, ये बहुत बड़ा लॉस होता है जब इस तरह से कोई शहीद हो जाए, कोई अपनी जान से हाथ धो बैठे और इतने उसके बड़े ख्वाब हों, उसकी इतनी एफ़र्ट हो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से उसकी ग्रूमिंग और उसकी तालीम हो, और उसके बाद उसको इस तरह से मौत का निशाना बना लिया जाए, उसको शहीद कर दिया जाए। ये कोई आम स्टोरी नहीं है, ये वो स्टोरी है जो मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी हिस्ट्री दोहराती रहेगी। आज की ख़वातीन, अगर मैं बोलूँ कि हमें उनसे सीखना चाहिए, हमारी मेंटोर, ठीक है, हमें
इनको देख के ये भी देखना चाहिए कि हम कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, फेमिनिज़म की बात करते हैं हम, ठीक है, हम कहते हैं हम आज़ाद हैं, ठीक है, मगर हमें इनकी तरह स्ट्रगल तो करनी कोई आती ही नहीं है। ये स्ट्रगल करके कहाँ तक पहुँची थी बेनज़ीर भुट्टो जी, पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म औरत वज़ीर आज़म नहीं थी, पूरी दुनिया की पहली इस्लामी दुनिया की जो है ना पहली ये औरत थी। उन्होंने पूरी दुनिया में देखा जाए तो एक रिकॉर्ड बनाया ना कि वो पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की पहली खातून जो है वज़ीर आज़म खड़ी होंगी और पॉलिटिक्स में आके इस तरह से अपना नाम कमाएंगी। और उन्होंने इज़्ज़त से अपने नाम कमाई, अपने काम से, अपनी तालीम से, अपने इल्म से, अपनी एफ़र्ट से। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मगर हम हर चीज़ पे जो है ना इस चीज़ को ऐसा लगता है हर चीज़ प्लेट में है, आसान है। ऐसे नहीं दुनिया किसी के पीछे पागल होती, दिमाग में रख लीजिए। दुनिया जब किसी की गिरवदा होती है और अल्लाह जब किसी को इज़्ज़त देता है तो क्यों देता है? उसकी सोच पे, उसकी मज़बूत सोच पे। देखें उसके लिए बड़ी मुश्किलात काटनी पड़ती हैं। जो मुश्किलात उन्होंने काटी है ना वो तो हम सोच भी नहीं सकते। हम तो अपने घरेलू छोटे छोटे झगड़ों के ऊपर इतने परेशान हो जाते हैं, अपना दिल छोड़ देते हैं, ज़िंदगी से हार बैठते हैं। हमें तो वालिद साहब अगर कुछ कह दें तो हमारा मुंह बन जाता है, भाई कुछ कह दे तो हम बिल्कुल ही ज़िंदगी से हाथ पैर छोड़ देते हैं। आप देखें एक वो औरत जिनके वालिद साहब को शहीद कर दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया था, उनके भाई उनको शहीद कर दिया गया, फिर भी जिला वतन उनको कर दिया गया बेनज़ीर भुट्टो जी को, मगर कहीं से वो टूटी। इतना अरसा एक औरत जिस मुल्क के लिए लड़ रही है, प्यार कर रही है, जिसके खातर फाइट कर रही है पूरी दुनिया में, वो इस मुल्क में नहीं आ सके, उसको जिला वतन कर दिया गया। अपने मुल्क में कदम नहीं रख सकती थी वो। कैसी कैसी दुआएं, कैसी कैसी एफर्ट, कितनी स्ट्रगल होगी। और उनको क्या पता था कि जिस मुल्क में वापस जाऊंगी वहाँ पर मेरे पीछे मौत के साए की तरह जो है ना लोग मंडरा रहे हैं और मुझे किसी भी टाइम पे जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। बहादुर, ब्रेव। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है हम आपको मिलेंगे। आज का पूरा शो हम बीच बीच में जो है बेनज़ीर भुट्टो जी की याद को ताज़ा करेंगे। हमारे चाहे गेस्ट हों, चाहे आप हों, कॉल्स पे भी शामिल हो सकते हैं और उनकी काविश, उनकी एफ़र्ट कोई भी आज यहाँ पर सेलिब्रेट करे, बात करे तो वे देयर, वी वांट टू डिस्कस। पूरी ज़िंदगी भी हम इनके काम को जो है डिस्कस करें तो मुझे लगता है कि वो भी कम है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे। अगर कोई ऐसे पेशेंट आपको लगता है या फिर अगर कोई इस मसाइल से गुजर रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास डॉक्टर शाहिद फारूक हैं, जनरल सर्जन है, जो हमें बताएंगे कि थायराइड की बीमारी होती क्यों है और इसकी क्या वजूहात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि थायराइड क्या है और ये हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है, ये होता क्यों है? थायराइड एक्चुअली फिज़ा एक नॉर्मल ग्लैंड है जो अल्लाह मियाँ ने आपके जिस्म का हिस्सा बनाया है और ये गर्दन में सामने इस जगह पे मौजूद होता है। अगर हम इससे देखें तो ये बटरफ्लाई या तितली की शक्ल का होता है और ये आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मतलब एक और किसी के चीज़ को कम करना, सोना, आपका वज़न का बढ़ना या ना बढ़ना, उसमें भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वाइटल आर्गन है जिसके बगैर आपकी बॉडी काम करना तकरीबन कम कर देती है या फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाती है। तो इसलिए इसका नॉर्मल हालत में फ़ंक्शन करना बेहद ज़रूरी है। सर, थायराइड में आवाज़ भी ख़राब होती है या फिर गला बैठा रहता है, गला सूजा रहता है, कोई ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं? इसकी आमतौर पे जो अलामात हैं, गले में सोजिश बढ़ जाती है, सोजन हो जाती है। समटाइम्स आपने देखा होगा लोगों की गर्दन बिल्कुल फूली हुई है। सर, डबल चिन वाली जगह पे सूजन रहती है ज़्यादा या फिर? डबल चिन नहीं है, इसमें नीचे बिल्कुल एटलीस्ट इधर ये आपकी वॉइस बॉक्स है, इसके नीचे ये होता है। और अगर इस जगह पे यस। अच्छा। और जब इसमें फिर ये बड़ा हो जाता है तो फिर ये इट कैन टेक एनी शेप, किसी भी तरह बड़ा हो, जिधर जिधर इसको कम आसानी से जा सकता है वो चला जाता है। सर, थायराइड का हमारे जिस्म में काम क्या है? हमारे जिस्म के कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं जिनको ये कंट्रोल करता है? तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये आपका मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है सबसे पहले, और ये आपके दिमाग को भी कंट्रोल करता है। आपकी जिस तरह आप मेंटली शार्प हैं, ब्रिस्क हैं, इसको भी कंट्रोल करता है। आपके दिल को कंट्रोल करता है, दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, आपकी अंतड़ियों की मूवमेंट को कंट्रोल करता है।
और इसमें आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए ये तकरीबन आप देखा जाए तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, दिमाग हो गया, दिल हो गया, अंतड़ियाँ हो गई, आपके जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उन सारों की नॉर्मल फंक्शनिंग को कंट्रोल इज इट करता है। कोई मिनी दिमाग? क्योंकि हमें तो दिमाग का ही पता था कि वो सिग्नल देगा, दिमाग के जरिए सारे काम होंगे, बट मुझे लग रहा है ये भी कोई छोटा सा मिनी दिमाग है हमारे अंदर। इट्स नॉट एक्चुअली, आप इसको ब्रेन तो नहीं कह सकते, बट इट्स पार्ट ऑफ वाइटल ऑर्गन है ब्रेन, जिसके थ्रू आप समझ लें कि काम करता है और बॉडी को कंट्रोल करता है। अच्छा, और तो आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, तो ये ओबेसिटी, मोटापे की भी तो वजह बन सकता है। जी बिल्कुल, जब ये काम अपनी काम कम कर रहा हो, जिसे कहते हैं अंडर एक्टिव है या फिर हाइपोथायराइड है पेशेंट, या उस कंडीशन में ये फिर इसमें वज़न बढ़ जाता है मरीज़ का और मरीज़ मोटा होता जाता है। लेकिन उसमें जो अलामात हैं वो ये कि पेशेंट कहता है मैं खाना नहीं खाता, मुझे भूख नहीं लगती, बट स्टिल मुझे वज़न बढ़ रहा है मेरा, उसमें ये ख़ास बात होती है। तो इनकी वजूहात क्या होती हैं? क्यों पेशेंट कहता है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है? इसमें जो कि कुछ इसमें वजूहात जो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आयोडीन की कमी है। जैसे गवर्नमेंट ने आयोडीन वाला या हांडी वाला नमक का इस्तेमाल करें, तो वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ये इसकी डाइटरी जो नॉर्मल ग़िज़ाई ज़रूरत है वो पूरी होती रहती है। और जब आपकी ग़िज़ा में कमी होती है आयोडीन की, तो फिर इसमें ये काम करना छोड़ दे कम कर देता है, और जिसकी वजह से फिर मोटापा और उससे रिलेटेड बीमारियां आती हैं। अच्छा, इसकी अलामात क्या क्या होती हैं? किस तरीके से पता लगेगा कि हमें ये इश्यूज़ हमारे अंदर बन रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है हमें ऐसी? अच्छा, इसमें दोनों सूरतों में जब ग्लैंड काम ज़्यादा, ये गदूद काम अगर ज़्यादा कर रहा है तब डिफरेंट अलामत होंगी, कम हो कर रहा है तो उसकी अलामत का डिफरेंट होंगी। ये साइंस आम इंसान को कैसे पता चलेगा? आम इंसान को इस तरह पता चलता है, तो सबसे कॉमन एक तो कम काम करने की अलामत तो हमने बता दी कि पेशेंट को भूख कम लगती है पर वेट गेन हो रहा होता है, पेशेंट की जिल्द खुरदरी हो जाती है और ड्राई हो जाती है, ठीक है जी, और पिंडलियों पे ख़ास तौर पे घुटने के नीचे जो है वो सोजिश ज़्यादा हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है, और पेशेंट सोता ज़्यादा है। और इसी तरह जब दूसरी तरफ देखा जाए, ग्लैंड जब ज़्यादा काम कर रहा होता है तो जनरली ये पेशेंट जो होते हैं कमज़ोर होते हैं या थिन होते हैं, इन कहते हैं कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा होती है कदे वो, और दूसरी तरफ अगर हार्ट रेट बढ़ जाता है, कहते कहते वो मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब दिल से दौड़दा महसूस होता है या दिल धड़कदा महसूस होता है। अच्छा, तो ये अलामत हैं इसकी। और फिर समटाइम्स अगर ज़्यादा एक्टिव हो तो पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है। कुछ लोगों में आपने देखा होगा जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा बाहर आ गई होती हैं, जिसे कहते हैं आने उबल पे ने, इस तरह और पंजाबी में कहते हैं पेशेंट आके, तो वो like अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये जो थायराइड जब हो जाता है इंसान को, ठीक है, अब इसके साथ ये सिचुएशन है कि इंसान अगर डॉक्टर को नहीं दिखा रहा है, इसकी मेडिकेशंस नहीं ले रहा, तो क्या वो खुद ही ठीक हो सकता है? कोई घरेलू इलाज से इसका कोई इलाज है? नहीं, एक्चुअली इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज और टोटका है वो आयोडीन की इस्तेमाल है, जो कि आप नमक में इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसमें जो आप चीज़ है, मछली है, और इस तरह जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें आयोडीन होता है शामिल। अच्छा। तो अगर उसको यूज़ कर लें, अंडे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो यूज़ करते रहें, इससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर नहीं करेंगे, उसकी कमी हो जाएगी, तो फिर उसको नहीं। अब एक इंसान को थायराइड का मसला हो गया है, ठीक है, अगर वो ये सारी चीज़ इस्तेमाल करता है, अंडे, मछली, आयोडीन वाला नमक, ऑल दैट चीज़, तो अब क्या इसके बाद वो ये खुद रिकवर हो सकता है इन चीज़ों के खाने के बाद? जी नहीं, इससे नहीं हो, इससे प्रिवेंट किया जा सकता है इसका काम करना या बीमार होना, लेकिन जब ये एक दफ़ा तकलीफ़ हो जाती है फिर इसका इलाज चाहिए होता है। चाहे वो मेडिकल इलाज करें, और मेडिकल इलाज अगर कामयाब नहीं हो रहा तो फिर सम टाइम सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ता है हमें। अच्छा, तो ये मेडिकल इलाज की कितने टाइम का पीरियड होता है, कितने टाइम की ट्रीटमेंट है इसकी? उसमें तकरीबन हम ये कहते हैं अगर ग्लैंड ज़्यादा काम करे, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और उसकी तकरीबन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे 2 साल के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपने रेगुलर ली है, जिसमें आपने कोई नागा नहीं किया और ठीक नहीं हो रहा, तो फिर पेशेंट इज़ ए कैंडिडेट फॉर सर्जरी। अच्छा, और वो सर्जरी जो है वो इज इट सेफ या फिर? यस, इन सेफ हैंड्स या एक्सपर्ट हैंड द सर्जरी इज़ वेरी। तो सर्जरी में करते क्या है? सर्जरी में इसमें आप जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए, जैसे अपने अगर गर्दन में इंसिजन लगाते हैं और उसमें आप ग्लैंड को निकाल देते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो काफ़ी सारे लोग उससे परेशान भी होते हैं, अक्सर लोग को डरा भी दिया जाता है कि आवाज़ ख़राब हो जाएगी,
और इस तरह के मसाइल। हाँ, अगर इनएक्सपीरियंस हैंड में सर्जरी हो तो फिर डेफिनेटली ये बहुत ख़तरनाक है। लेकिन मगर अगर expert- ये ग्लैंड्स को आप लोग छेड़ते हैं बेसिकली, हाँ, ये है ना, नॉर्मल। तो अगर ग्लैंड्स जैसे यहाँ इस जगह के ग्लैंड्स होते हैं उनको निकाल दिया जाए तो फिर मुंह में सलाइवा जो है, जो थूक है, वो कैसे प्रोड्यूस होगी, वो कैसे बनेगी? मुझे ये भी थोड़ा सा समझा दीजिएगा, क्योंकि मे भी लोगों को भी ये बात दिमाग में आती है और मुझे तो अभी आई है कि अगर ग्लैंड्स टच करेंगे तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे इस जगह के, ये वाले और ये सारे, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मगर ये ग्लैंड्स तो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या होगा अगर जब सर्जरी होगी तो वो थूक वगैरह बनेगी मुंह में, प्रोड्यूस हाँ होगी? जी, एक्चुअली हमारा ये जो फोकस है ना, ये थायराइड ग्लैंड है, जिसका सलाइवा प्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा। ये ग्लैंड में नीचे नीचे होता है गर्दन में, जैसे मैंने वॉइस बॉक्स में कहा, या जिधर आपकी चेस्ट शुरू होती है, इन दोनों के वॉइस बॉक्स और उसके दरमियान में होता है। अच्छा। तो इसके जो अलामात और फंक्शन हैं वो मैंने आपको पहले से बता दिए हैं। जो सलाइवा जिसे कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है, या थूक जो प्रोड्यूस होती है, वो ग्लैंड्स हैं जो कानों के नीचे हैं, आपकी ये थोड़ी में दोनों साइडों पे हैं, आपके मुंह के अंदर हैं। देयर आर मैनी ग्लैंड्स इन इस रीजन में, हेड एंड नेक रीजन में, अच्छा। जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और वो उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, वो उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जी। अच्छा, मैंने सुना है जब थायराइड ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो फिर इंसान वेट लॉस जो है उसकी तरफ चले जाता है, भूख बहुत लगती है, नींद भी नहीं आती, डायरिया का प्रॉब्लम भी रहता है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जब ग्लैंड काम कर रहा होता है तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। उससे डायरिया भी हो जाता है। अब उस डायरिया की अलामत ये होती है कि किसी और ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा होता और पेशेंट को भूख भी बहुत ज़बरदस्त लग रही होती है। आम तौर पे जो इन्फेक्टिव डायरिया होता है या इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, या जिसे गैस्ट्रो या वो कहते हैं, उसमें जब पेशेंट को डायरिया होता है तो डायरिया के साथ पेशेंट में नमकियात की कमी भी होती है और पेशेंट की भूख भी नहीं होती। लेकिन इसमें ये होता है कि पेशेंट को भूख भी ठीक ठाक लग रही है, पेशेंट खाना भी खा रहा है, डायरिया भी हो रहा है और पेशेंट थिन भी रह रहा है। अच्छा। और पेशेंट एक्टिव भी ज़्यादा होगा, पेशेंट को गुस्सा भी ज़्यादा आएगा। मेल फीमेल दोनों में से किस में ज़्यादा पाए जाते हैं? ये बीमारी फीमेल्स में ज़्यादा होती है, तकरीबन 10 टाइम्स 10 गुना ज़्यादा फीमेल्स में कॉमन है। अच्छा, आपके पास कोई पेशेंट आता है तो इसके भी कोई स्टेजेस होते हैं, या फिर जिस सिंपली आप उसकी ये जब डायग्नोस्ट करते हैं कि थायराइड का पेशेंट है तो आप उसको रेकमेंड कर देते हैं, आप पूछ लेते हैं कि दवाइयों पे आना है या सर्जरी करानी है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या सिस्टम होता है? एक्चुअली इसमें इंडिकेशन तो है वो सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो एज पे सबसे कॉमन तो प्रॉब्लम सबसे पहले वालिदैन बच्चों में नोट करते हैं जिस वक्त बलूगत की ये उम्र को पहुँचते हैं, तो उस वक्त आयोडीन की अगर कमी हो तो फिर गर्दन में स्वेलिंग हो जाती है, जो कि बाज़ औक़ात सिर्फ सिंपल आयोडीन या थायरॉक्सिन जो उसके रिप्लेस करने से ठीक हो जाती है। अदरवाइज़ जैसे पेशेंट का ग्लैंड किसी ऐसे इलाके जिसमें आयोडीन की कमी है उधर से आ रहा है तो फिर पूरा ग्लैंड साइज़ बड़ा होगा, तो फिर आप उसके टेस्ट करके तशख़ीस करते हैं कि एक मसला प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ ग्लैंड बड़ा हो रहा है, उसके अंदर और कोई छोटा जैसे रसोली तो नहीं बन गई। उसको तशख़ीस करने के बाद फिर उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। शाहिद फारूक साहब आप हमारे साथ हैं, थायराइड के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग एक ब्रेक लेंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ जो है डॉक्टर शाहिद मौजूद है, थायराइड के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, हाइपोथायराइड की जो पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में सुना है कि उनके पित्ते में पथरी आने का ख़तरा भी होता है, इज़ दैट ट्रू? जी, हमने ये देखा है, हमारी जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है वो ये कि जो हमारे पास पेशेंट आती हैं थायराइड कम कर रहा होता है, उनमें भी समटाइम्स कि तशख़ीस हो जाती है, और अदरवाइज़ भी जब जिनमें पित्ते में पथरियाँ हैं उसके अगर कोई ऐसी अलामात हों जिससे हमें क्लिनिकली शक पड़े कि मरीज़ का थायराइड कम फंक्शन कर रहा है तो उसमें हम चेक करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल मौजूद होती है। तो अब एग्जैक्टली ये पता करना कि थायराइड की वजह से स्टोन हुए या स्टोन वाली डिज़ीज़ की वजह से ये कम हुआ है, ये अभी इस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आमतौर पे इसकी काफ़ी हमने देखी है इंसिडेंट्स दोनों चीज़ों की। अच्छे एक कॉल शामिल करते हैं एहसन की कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी एहसन। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब आप अच्छी मालूमात दे रहे हैं। असल में थायराइड ग्लैंड्स का आजकल बहुत बड़ा मसला है। मेरी डॉक्टर साहब से एक तो सवाल है कि इनकी बुनियादी वजूहात क्या है, क्या कोई ऐसी ग़िज़ा या ऐसे काम है जिनकी वजह से होता है? दूसरे डॉक्टर साहब ये देखा है कि जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो खास उम्र में उनको ये बहुत ज़्यादा होता है। मेरी अपनी फूफी जो है उनका भी थायराइड ग्लैंड का वो कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, फिर उनकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। तो ये जो थायराइड है इसमें तो इसकी वजूहात शादीशुदा ख़वातीन में जब होता है
उसकी उसमें ज्यादा पाया जाता है, इसकी क्या वजह है और इससे बचने के लिए कोई ग़िज़ाई या इब्तिदाई तौर पे ऐसे चीजें हैं या परहेज या एहतियातें हैं जिससे उससे बचा जा सकता हो, ये जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया सर, बता दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें से पहला सवाल, उसका पहला पोर्शन है वो, अगर आपकी ग़िज़ा में आयोडीन की कमी नहीं है, आप उसको एडिक्वेटली रिप्लेस करें। जैसे मैंने बताया, आयोडीन मिला नमक यूज़ कर रहे हैं, अंडे, चीज़, फ़िश वगैरह ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें चांसेस है कि थायराइड की तकलीफ़ होने के चांसेस कम हैं। और कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जैसे ये गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, या दूसरी कॉलीफ्लावर हो गई, सोया हो गया, और एक वो शायद हमारे यहाँ तो इतना नहीं, कैल्प, ये चीज़ें जो यूज़ करने से जो है थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तो इनसे इस्तेमाल मतलब बादी सब्जियां जो होती हैं जिनको हम कहते नहीं, हैं। सिर्फ इसमें ये बंद गोभी या गोभी होगी, वो हाँ। चीज़ें खाने से थायराइड का फंक्शन कम होता है, वो नहीं लेनी चाहिए। सोया जो है, सोयाबीन जिसे कहते हैं, उससे वो इफ़ेक्ट करता है थायराइड के फंक्शन को। अच्छा। तो इसलिए ये चीज़ें जिनमें थायराइड का मसला है उन्हें वो नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात रह गई कि शादीशुदा ख़वातीन, और ख़ास तौर पे ये शादीशुदा ख़वातीन का मसला नहीं है कि जिनमें प्रॉब्लम होती है, तो जिस वक्त वो हमल से होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो थायरॉक्सिन की ज़रूरत बढ़ जाती है। उस सूरत में हमें थायरॉक्सिन को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पेशेंट को 100 माइक्रोग्राम की टेबलेट जा रही है, तो उसको हो सकता है 150 की चाहिए, वो हम लेबॉरेटरी से टेस्ट करवा के पता कर सकते हैं और उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। टिपिकली ये प्रॉब्लम आप इस समझ लें कि शादीशुदा ख़वातीन का टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है। और ये थायराइड जो है, ये कोई इनहेरिटेड भी होता है कि जी, अगर अम्मी थायराइड को की था तो बेटी को होगा, अब्बू को था तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ख़ास कि एक को है तो दूसरे को ज़रूर हो, लेकिन चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जिनको थायराइड नहीं है और वो पहले से कोई ऐसी जो ग़िज़ाएँ हैं उनको अवॉइड करें, कोई ऐसी अपनी लाइफस्टाइल कोई ऐसा चेंज लेकर आए जिससे एटलीस्ट वो थायराइड का प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रिकॉशंस अगर बता सकें तो। अच्छा, इसमें टिपिकली ऐसा है, कोई चीज़ हम प्रिडिक्ट तो करने से रह गए, लेकिन आपको ये सामने, चूँकि गर्दन में सामने पड़ा हुआ है, जैसे ही आप देखें गर्दन में पे कोई स्वेलिंग हो रही है, ख़ास तौर पे मिड लाइन में या दरमियान में, तो उसमें आपकी सस्पिशन हो सकती है या सोच सकते हैं कि थायराइड हो सकता है, तो अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और ग़िज़ा जिसका मैंने पहले से जिक्र कर दिया है, जो खाने से थायराइड कम काम करना शुरू कर देता है, तो वो मैंने ऑलरेडी बंद गोभी, गोभी, सोयाबीन ये बता दिया है। और जिनसे खाने से नहीं होता, उसमें अंडे हो गए, मछली हो गई, चीज़ हो गया, और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वगैरह, इनसे अगर खा लें तो ये प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। आयोडीन इसमें होता है, और ख़ास तौर पे जिन लोगों में ये बीमारी है वो उसको खाएं तो उससे बचा जा सकता है। और हाँ, इसमें तो जो आजकल हमारे मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो नट्स हैं, इसमें भी आयोडीन की काफ़ी मिकदार होती है, लेकिन कम होती है, लेकिन अगर इनको भी कंज्यूम किया जाए तो इसमें बेहतर होता है। और इसमें जब से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका ग्लैंड कम काम कर रहा है, तो फिर आप उसे आयोडीन को रिप्लेस कर देंगे तो फिर उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है तो फिर उसमें आयोडीन लेने का फ़ायदा नहीं है, फिर उसमें ये इनकी कंजम्पशन को बेशक कम कर देना चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी में अगर किसी औरत को थायराइड का इशू हो जाता है तो क्या वो बच्चे में भी आएगा आगे? हाँ जी, अगर हम उसमें थायरॉक्सिन या उसको एडिक्वेट रिप्लेसमेंट नहीं देते तो बच्चे में भी ये ट्रांसफ़र होगा, बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। सर, फिर तो विरासत ही हुआ ना कि अगर माँ बाप में से है तो फिर औलाद में होगा। आप यूँ बिल्कुल और there's a 100% तो chances. नहीं कह सकते, बट देयर आर मोर चांसेस, मोर देन 50% आप कह लेंगे चांसेस हैं। और अगर आप थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन के जो सिक्रीशंस हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, तो फिर उसमें बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, और सर्जरी का कब डिसाइड करना चाहिए कि ये करानी है? सर्जरी तो जैसे एक मेडिकल ट्रीटमेंट आपने ले लिया 2 साल के लिए, वो फेल हो गई तो एक ये करनी चाहिए। दूसरा इसमें कि गर्दन में से आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है और आपको ये अनसाइटली गला फूला हुआ होता है, जिसे गिल्लड़ कहते हैं, जी, is that the thing, हाँ जी, right? बिल्कुल गिल्लड़ की सूरत में कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से करवा सकते हैं। दूसरे वो लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या सांस लेने में जिनकी आवाज़ आती है, सीटी बजती है, उनके लिए ये जाने की ज़रूरत है। और जिन लोगों में थायराइड की गर्दन में स्वेलिंग है और आवाज़ की तब्दीली हो गई है प्रॉबेबली, और वो कैंसर की वजह से है कम, तो उसके भी अंदर हमें सर्जरी के लिए जाने की ज़रूरत होती है। अब ये इधर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आवाज़ की तब्दीली जिनमें ग्लैंड कम काम कर रहा होता है उनमें आवाज़ भारी हो जाती है,
अब हमें ये डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है कि ग्लैंड कम काम कर रहा है या रसौली या कैंसर की वजह से काम कर रहा है। अगर ग्लैंड काम कम कर रहा है अपनी रतूबत कम होने की वजह से, तो हम उसकी रतूबत को पूरा करेंगे, थायरॉक्सिन दे देंगे, और जिसकी वजह से आवाज़ भी ठीक हो जाएगी, पेशेंट का वेट भी ठीक हो जाएगा, स्किन भी नॉर्मल चली जाएगी। और जो दूसरी कंप्लेंट होती है बालों का गिरना, पेशेंट कहते हैं मेरे बाल बहुत गिरते हैं, वो भी रुक जाएगा। अच्छा, थायराइड में हेयर फॉल का भी बहुत जी इशू है, बिल्कुल। राइट? और उसके बाद जब अगर ग्लैंड की वजह कम काम करना नहीं है, कैंसर है और उसकी जो आवाज़ वाली नर्व है उस पर दबाव पड़ रहा है, तो उस सूरत में फिर जब तक हम सर्जरी करके ग्लैंड को निकालेंगे नहीं, आवाज़ बेहतर नहीं होगी। अच्छा, और आवाज़ बिल्कुल बेहतर हो जाती है? जी, आवाज़ तकरीबन नॉर्मल तो के ये जो बराबर थायराइड चली के जाती है। पेशेंट्स होते हैं, इनको सारी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ती है, जैसे ब्लड प्रेशर के लोगों को, शुगर के लोगों को? ये जब मैंने अगर जैसे सर्जरी बताया, ना अगर कराएं कम तो? काम कर रहा है ग्लैंड, तो उसमें फिर सारी उम्र के लिए ग्लैंड लेनी पड़ती है। और अच्छा। अगर जैसे और उस दवाइयों के जो दवाइयाँ आप लोग देते हैं, उसको कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं जो सारी ज़िंदगी लेनी पड़ रही है? जी नहीं, चूँकि ये दवाई एक्चुअली मेडिसिन नहीं है, ये वो सिक्रीशन है जो कि ग्लैंड बना रहा है, जो कि आपने बाहर से बना के दे दी है। तो इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसके फ़ायदे ही हैं, ये आपकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में हालत में रखती है। अच्छा, सर्जरी में जो ग्लैंड है इसको पूरा निकाल देते हैं आप लोग, या क्या करते हैं? जी, अब ये डिपेंड करता है, ग्लैंड को पूरा भी निकाला जा सकता है और हाफ भी निकाला जा सकता हाफ है। भी? हाँ। तो फिर इसके फंक्शंस परफॉर्म कौन करेगा? तो अगर जब पूरा निकाला जाता है तो फिर आपको उसके लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन लेना पड़ती है। अच्छा। तो इसलिए इसको जब ग्लैंड का फैसला करना है कि ग्लैंड सर्जरी करनी है और अगर सारा ग्लैंड निकालना है, तो ये बड़ी एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको सारा उम्र थायरॉक्सिन लेनी पड़ती है। और उसमें वैसे तो कोई मसला नहीं, थायरॉक्सिन एक बड़ी सस्ती दवाई है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी का इशू अक्सर आ जाता है, कभी ये अवेलेबल नहीं हो रही, तो वो उस सूरत में फिर पेशेंट की जो मेडिसिन है, सीक्रेशन है, उसमें ब्रेक आ जाती और है। ये विटामिन डी जो है डेफिशिएंसी, ये भी हो जाती है थायराइड के पेशेंट्स को? जिन पेशेंट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उसमें थायराइड की बीमारियां थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा। तो इसको विटामिन डी के हवाले से देखना चाहिए और उसको विटामिन डी को रिप्लेस करना चाहिए, ताकि वो जो ग्लैंड की है वो नॉर्मल फंक्शनिंग वापस आ सके। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने थायराइड को डिस्कस किया है और आई होप जो सवाल आपके दिमाग में थे वो अभी आपके जो है उनको आपको जवाब मिल गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। थायराइड किस तरह आता है और किस तरह से बचा जा सकता है और किस तरह की उसकी ट्रीटमेंट्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिली है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब हैं और जब हम इनको मधु करते हैं तो हमारे पास टॉपिक भी बहुत बड़ा होता है, जिसको बात करने के लिए हमें कोई बड़ा इंसान चाहिए होता है, क्योंकि बात बड़ी हो और बात मुश्किल हो तो उसको समझाने के लिए कोई बड़ा इंसान ही आपको एलैबोरेट करे तो अच्छा लगता है। तो आज मैं भी और आप भी अपने जो सवाल हैं वो इनके आगे रखेंगे, इनसे पूछेंगे, इनका जो इल्म है, इनकी जो नॉलेज है, इनकी जो रिसर्च है वो हमें बताएगी कि नेगेटिव थिंकिंग क्या है और ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये क्या है, इसमें फ़र्क क्या है। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत मैं है बिल्कुल काशिफ ठीक-ठाक साहब? हूँ। ये चादर वादर निकाल ली आपने है, इतनी सर्दी कर दी है लाहौर में, क्या करें फिर। और है ना, शुक्र। मैं कहती हूँ भले लेट आई है सर्दी मगर आ गई। ज़रूरत है, सर्दी गर्मी दोनों की ज़रूरत होती है। क्या बात है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की। एक तो ये बता दीजिए कि इसमें फ़र्क क्या है और ये है क्या? सबसे पहली बात तो ये कि थिंकिंग क्या है। थिंकिंग एक इंसानी कॉग्निशन या इंसानी वकूफ़ या इंसानी ज़िंदगी का बहुत ही अहम किरदार है। मौलाना रूमी, जलालुद्दीन रूमी ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि इंसान सोच का नाम है, बाकी तो हड्डियाँ और गोश्त ही है। वाह। तो इंसानी सोच जो है उसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग की तकसीम है वो फ़िलहाल अल्लाह ने नहीं की फ़िज़ा, वो की हुई है हमने खुद। अल्लाह के यहाँ सिर्फ एक ही सोच है, वो मुस्बत सोच है। पूरा कुरान आप देख लें, पूरी अहादीस का मजमूआ देख लें, उसमें मनफी सोच नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। अच्छा। अगर कहीं पर है तो उसको उन्होंने कुफ़ार के साथ, फास्कों के साथ, झूठों के साथ तशबीह दी है उसकी। आप कोई आयत कुरान, सूरह ज़ुमर ले लें, आप सूरह यूसुफ ले लें, सूरह हिजर ले लें, आप तीनों जगहों के ऊपर आपको ये बताया गया है कि मायूसी जो है, मनफी सोच जो है, वो हमारा तल्लुक ही कोई नहीं उसके साथ। ठीक है। एज ए ह्यूमन बीइंग वो कहीं कुफार के साथ अटैच कर दी। इसीलिए कहते हैं मायूसी कुफर है। इसीलिए कहा गया मायूसी कुफर है, क्योंकि कुरान कह रहा है तीन जगहों पर, एक जगह नहीं तीन जगहों पर कह रहा है। अच्छा। जो आपका सवाल था कि मनफी सोच क्या है, मुस्बत सोच क्या है, मैं कहता हूँ सोच है बेसिकली,
वो मुस्बत ही होती है। जो मनफी है वो फिर इब्लीस की तरफ आपको ले जाती है, फिर आपकी 40 लाख सालों की इबादत जो है वो एक ना के ऊपर ख़त्म हो जाती है और आपको निकाल दिया जाता है। ये मनफी सोच है। So what is the practice? Because we don't know कि जो हम सोच रहे हैं उसको हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बात आपकी अच्छी है। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक ज़मीर लगाया हुआ है, हर इंसान के अंदर एक अपना मॉनिटरिंग का सिस्टम है। अगर ये समझा जाए सिर्फ सोसाइटी मुझे और आपको मॉनिटर करेगी, कौन सा शख्स है जिसको ये नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है, रॉन्ग डूइंग और राइट डूइंग। क्योंकि हम अगर पकड़ में आ जाए, किसी ने पकड़ लिया तो फिर हम कहते हैं यार ये हमसे गलती हो गई, ये नेगेटिव काम था। अगर नहीं पकड़ में आ रहे, सीधा जा रहे हैं, तो हम तो लोगों को ये प्रिटेंड करते हैं विद द मोस्ट पॉजिटिव पीपल, लाइक हम तो सबसे अच्छी जो है ना सोच रखने वाले लोगों में से हम सबसे अच्छे हैं। फिजा, पकड़ की भी तो बात है। देखिए, आपकी बात से एक चीज समझ आ रही है कि आप ये कह रही हैं कि हम दूसरे पकड़ते हैं, हाँ, हम अपने आप को खुद क्यों नहीं पकड़ते? खुद नहीं पकड़ते। हाँ, इस सबसे बड़ा मॉनिटरिंग का सिस्टम तो मेरे अंदर लगाया हुआ है। जब मुझे बनाकर भेजा गया तो कहा गया कि तुमने अपना फैसला खुद करना है, क्या ठीक है क्या गलत है। तुम्हारे साथ फरिश्ते, तुम्हारे साथ शैतान, दोनों अटैच कर दिए गए। जो मौलाना अल्ताफ हसन हाली ने कहा, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। ये मेहनत यही थी कि बुराई को छोड़कर सही रास्ते पर चलना है। क्या इस मुआशरे में मुझे और आपको नहीं पता, कल्चरली, मजहबी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर ये ठीक है ये गलत है? कौन है जिसको नहीं पता? अच्छा, कहते हैं कि जो मैं और आप करें हमें कोई कुछ ना कहे, इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं। अच्छा, अगर मुआशरा ये करे तो वो गलत है, लेकिन अगर फिजा करे, काशिफ फराज करे, वो बिल्कुल ठीक है। तो अपने लिए और फैसला करना और दूसरों के लिए पैमाना और रखना, इसको तो फिर मुनाफिकत कहा जाता है ना। तो मुनाफिकत में फिर आप करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, आप कहिए कि पकड़े गए तो चोरी है, नहीं पकड़े गए तो 8 है। तो 8 में और चोरी में सिर्फ इतना फर्क आपने रखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप खुद को नहीं जज कर रहे, आप खुद को नहीं देख रहे। इसका मतलब आप खुद इंसाफ नहीं कर पा रहे, खुद सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे। सो मनफी सोच से बचना, मायूसी से बचना आपके अंदर इनकलकेट किया गया है, आपको बताया गया, आपको समझाया गया। जो सबसे बड़ा जो मायूसी से बचने का अमल वो तो ये है कि तुम दुनिया की महफूज तरीन जगह से नहायत गैर महफूज जगह पर आ गए। पता है दुनिया की महफूज तरीन जगह क्या होती है बच्चे के लिए? माँ का पेट। क्या बात है। देखिए ना, उसे परेशानी कोई नहीं, टेंशन कोई नहीं, खुराक उसे मिल रही, ऑक्सीजन उसे मिल रही, सेफ्टी उसे मिल रही, गर्मी सर्दी से वो बचा हुआ है, दुनिया की हर तरह की मुश्किल और आजमाइश से बचा हुआ है। माएँ दुख झेल लेती हैं, बच्चे को दुख नहीं आने देती। उसे छोड़कर वो बच्चा इस दुनिया में आ गया, क्या खालिक ने उसको इस दुनिया में आने के बाद किसी तरह की मुश्किलात आने दी हैं? क्या बात। खालिक ने किस अंदाज में एक सेफ्टी जगह से इस दुनिया में ले आया उसको। क्या बात। अब यहाँ से आपने समझना है कि यार अगर खालिक मुझे उस जगह से इस दुनिया में तख्लीक कर सकता है, एक छोटे से बच्चे से इतना बड़ा कर सकता है, तो खालिक मेरे मसाइल भी हल कर सकता है। क्या बात। सिर्फ इतनी सी बात। सर, ज़्यादा सोचने से और ज़्यादा परेशान रहने से इंसानी जहन पर क्या असरात मरतब होते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, कहते हैं कि मनफी सोच और पाँव की मोच आगे बढ़ने से रोकती है। तो पहला मसला तो यह है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात यह है कि कहते हैं खाने का बर्तन जब आग के नीचे चढ़ता है ना, तो अपने ही साइडों को जलाता है। एक ऐसी जिंदगी हम गुजार रहे होते हैं मनफी सोच में, जिसको डॉक्टर मैरीलैंड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2 डॉक्टर्स, उन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च की। उन्होंने कहा ऐसे है कि आपने ऑयल का कनस्तर सर पे उठाया हुआ है और आप उससे जलते हुए चूल्हे में फेंक रहे हैं। यानी एक तो पहले ही आग है, ऊपर से आप कनस्तर उठाकर फेंक रहे हैं। ठीक है। डबल कर दिया आपने उसको। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो वाइब्स हैं आपकी पॉजिटिव, जो आपके अंदर कुदरत ने इनकलकेट की है ताकत, वो ताकत कहीं आपसे पीछे रह जाती है। आप कभी भी अच्छे अंदाज में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव सोच, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि नेगेटिव सोच से आप अपने आप को सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं, जबकि नेगेटिव सोच तो आप दूसरों के लिए रख रहे होते हैं। देखिए ना, मैं नेगेटिव सोच रखता हूँ मुआशरे के बारे में, मुझे आपसे जेलसी है, मैं आपके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। फिजा, आपका क्या बिगड़ रहा है इस पूरे मसले में? मैं अपने आप को नुकसान। बैटलफील्ड कौन बन रहा है? सही बात। बैटलफील्ड बन रहा है मेरा जिस्म, मेरा दिमाग, मेरा ब्लड, पूरी थिंकिंग। वो जो हार्मोन्स है इम्बैलेंस, वो तो मेरे अंदर आ रहा है। मैं घर बैठे सोची जा रहा हूँ आपके बारे में, जिसको पता भी नहीं है कि मैं फिजा के बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ। इसकी एग्जांपल मैं चाहूंगी कि इससे थोड़ा सा मिलाकर अगर दें तो मुझे लगता है लोगों को समझ आएगी कि मनफी सोच जो होती है
और ये जो ख़ुदकुशी के ख़यालात होते हैं जो लोगों के जहन में आ जाते हैं, ठीक है, उससे इंसानी जहन तो ख़राब हो रहा होता है, मगर ये सोच जो है, इस सोच पर ही काबू इंसान लेकर कैसे आता है कि मैंने ख़ुदकुशी करनी है? बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, एक माली ने अगर फूल लगाने हो ना और फलदार दरख्त लगाने हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको सबसे पहले ज़मीन को हमवार करना पड़ता है, फिर उसको उसके अंदर डिग करना पड़ता है, फिर उसको खाद देनी पड़ती है, फिर पौधा लगाना पड़ता है, फिर उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, फिर 20 साल तक उसको सींचना पड़ता है, फिर कहीं जाकर आता है। एक बीज से पौधा बनाता है। लेकिन ये जो घास फूस है, कभी इस पर भी आपने किसी को मेहनत करते थे? नहीं, ये खुद उगाती है। मनफी सोचें घास फूस की तरह है, अच्छा, और मुस्बत सोचें, खुदकुशी से बचने की सोचों के लिए उस माली की तरह मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मुस्बत सोच खुद नहीं आती। मुस्बत सोच के लिए आपको मुझे सोचना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, चाक आउट करना पड़ता है कुछ। हम मेहनत ही नहीं करना चाहते। हमें बहुत इजी है तनकीद करना। फिजा बहुत आसान है टीवी पे चैनल देखते हुए कहना ये फिजा क्या बात कर गई, ये क्या बात। बहुत मुश्किल है यहाँ आकर बात करना। ये जितने तनकीद कर रहे होते हैं, इनसे कहीं जरा आकर 1 मिनट बात तो करके दिखाएं। सही बात है। ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि घास फूस की तरह उगना बहुत आसान काम है, मगर तनावर दरख्त बन के फल और फूल देना, उस मकाम पर पहुंचकर बात करना बहुत मुश्किल काम है। खुदकुशी से अगर आप बचने की बात की, जो सबसे बड़ी दुनिया में खुदकुशी से बचने की एक्सरसाइज है, वो है कनेक्शन विद द पीपल। अच्छा, कोई एक शख्स आपको बचाता है। आप जानती हैं अमेरिका में, आप तो जाती एक रहती हैं शख्स बाहर, बचाता है, मैं नहीं बताता हूँ समझ कैसे हाँ। बचाता है। आपने यूके में और अमेरिका में देखा होगा, उन्होंने एक ली हुई लाइन दी होती है कि आप खुदकुशी से पहले या कोई भी नुकसान देने से इस नंबर पे कॉल करें। उस नंबर के ऊपर उन्होंने एक इंसान मेल या फीमेल बिठाई होती है। उसका काम पता क्या है? क्या? उसने एंगेज करना है उसको सिर्फ। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे, मैंने उनको देखा, बड़े खूबसूरत आदमी, ऐसे वाइट कलर का लट्ठा पहना, ऊपर जैकेट पहनी, सर पे कैप रखी, अच्छा जूता, बड़े ठीक ठाक लग रहे थे, रंग बड़ा अच्छा खूबसूरत। मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने फैसला कर लिया, मैंने खुदकुशी करनी है। हाय हाय, मैंने कहा जी मैंने भी करनी है, इकट्ठे ही करते हैं। अच्छा, वो बड़े खुश हुए, कहते हैं अच्छा आप भी तंग? मैंने कहा जी बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं अच्छा तो क्या वजह आपकी? मैंने कहा नहीं पहले आप बताएंगे, लेकिन पहले चाय पी लेते हैं। हमने चाय मंगवाई। मैं कहा आप क्यों खुदकुशी करना चाहते हैं? उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा क्या मतलब कुछ भी नहीं बचा? उसने कहा जी मैं शाहालमी का सबसे बड़ा कारोबारी हूँ, मेरे प्लाजे को आग लगी, करोड़ों का नुकसान, मुख्तसर करता हूँ, करोड़ों का नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या क्या गया? कहता जी तकरीबन कोई 4.5-5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जिनसे पैसे लेने थे रिकॉर्ड जल गया, वो दे नहीं रहे, जिनको देने वो मेरे घर में आकर कहते पैसे निकालो। मेरी साख चली गई। मैंने फिजा एक कागज मंगवाया इस तरह, मैंने यहां लिखा क्या गया क्या बचा। देखिएगा अब कैसे बचने लगा बंदा खुदकुशी से। मैंने कहा लिखो क्या गया। उसने कहा जी 5.5 करोड़ गया, प्लाजा गया, साख गई, मेरा कर्ज देना है मैंने कहा अच्छा अम्मी हैं? कहता है कैसी हैं? कहता सर ये क्या सवाल है डॉक्टर साहब, अम्मी अच्छी होती हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा पूछ लें आपसे। अब्बू हैं? कहता है कैसे हैं? कहता उनका ही बनाया हुआ है सारा, उन्होंने मुझे दिया विरसे में, बहुत अच्छे हैं, 85 ईयर के हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, मेरे लिए बड़े आजकल परेशान है। मैंने कहा बीवी है? कहते हैं मैं कहा वो कैसी है? कहते जी वो भी अच्छी है, आप कैसे सवाल कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं बताओ। कहता बेबी बहुत अच्छी है, मुझे जेवर ला के दिया कि आप परेशान ना हो। मैंने कहा अच्छा बेटा है? कहते जी 2 हैं। कैसे हैं? मैं कहा वो नहीं अच्छे होंगे। कहता नहीं सर बहुत अच्छे हैं, ताबेदार हैं, मुझे कहते पापा परेशान ना हो। मैंने कहा बेटी है? कहता जी सबसे छोटी है। मैं कहा वो तो नहीं ठीक होगी। कहता सर इतनी अच्छी है, मैं घर जाता हूँ मेरे लिए टॉवल लाती है, पानी लाती है, मुझे नहाने के लिए वॉशरूम तक छोड़ कर आती है, मुझे रिसीव करती है, मेरे गले लगती है, वो मेरी ज़िंदगी है। मैंने कहा कोई दोस्त है? कहता सर दोस्तों की वजह से तो बचा हूँ अब तक, 2 दोस्त हैं ज़िंदगी के। मैंने कहा ऐसा करते हैं मैं आपको एक चेक काट के देता हूँ 10.5 करोड़ रुपए का, वो आपको मैं दे, यही नुकसान आपका हो टोटल? कहता जी सर। मैंने कहा आप ऐसा करें मुझे अम्मी अब्बू बीवी 2 बेटे 1 बेटी और अपने 2 दोस्त दे दें। कहता डॉक्टर साहब इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती। मैंने कहा यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप उन चीजों को छोड़कर 10.5 करोड़ के लिए खुदकुशी कर रहे हो जो दोबारा बन सकता है, और उन लोगों को मैंने कहा बाप जिसको तुम कहती हो मुझे विरासत में देकर गया, वो लोगों को क्या बताएगा जनाजे पर मेरा बेटा मायूसी में खुदकुशी कर गया? अरे वाह। वो बेटा और बेटी जो तुम्हें देख के फख्र करते हैं बाबा हमारी इज्जत हो, उनको क्या बताओगे जाकर तुम? क्या बात है। उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने इस तरह तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा आज जरा सोचते हुए जाओ कि तुमने कहा मेरा कुछ नहीं बचा, मुझे लगता है तुम्हारा गया ही कुछ नहीं। 2 साल में बना नहीं सकते?
कहता सर मैं 6 महीने में आपको बनाकर दिखाऊंगा। वाह। फिजा वो 6 माह बाद आया कोई एक मन मिठाई लेकर। हाँ। उसने कहा डॉक्टर साहब 10.5 करोड़ तो नहीं 5 करोड़ तक मैंने रिकवर कर लिया। वाह। और जो आपने वो चीजें बताई थी ना, अब मैं उनकी ज्यादा कदर करता हूँ। वाह। ये है कनेक्ट। हाँ। जो लोग कनेक्ट होते हैं किसी एक के साथ, कोई एक कहता है खुदकुशी नहीं करनी, मैं हूं ना, क्या बात है। बस जब कोई कहते ना मैं हूं ना, देखो फिजा एक आपको हाथ चाहिए होता है जो कंधे पे आके कहे मैं हूं ना। मैं हूं ना, ये शाहरुख खान एक का हाथ जो चाहिए। डायलॉग है। हाँ। एक हाथ जो कहता है इधर आओ हाथ मिलाओ, मेरे होते फिक्र नहीं करनी तुम्हें। अरे वाह। एक मिल जाए खुदकुशी नहीं होती। क्या खुदकुशी वो करता है जो उस पे एक ने भी मायूस किया होता है उसको। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, ये बड़ी प्यारी मिसाल से समझाया। और वाकई देखिए खुदकुशी भी जो है ना, ये हराम मौत मरना, ये सोच लेकर आना विच इज़ नॉट नाइस। दुनिया में कोई भी अगर आपका कोई अच्छा दोस्त, आपका कोई अच्छा जानने वाला, आपके घर का कोई फ़र्द, आपका कोई कुलीग अगर आपको इस हराम काम से बचा सकता है, आपको थोड़ी सी अच्छी सोच की तरफ लेकर, पॉजिटिव की तरफ लेकर आ सकता है, तो मेरे ख्याल से वही आपका ज़िंदगी में सबसे अच्छा बेनिफिशियर है। और आप इस सोच से बचें, वैसे अपने अंदर ही इस चीज़ को लेकर ना आए। काशिफ साहब की बड़ी प्यारी मिसाल थी। इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच के ऊपर। वेलकम बैक। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग की, तो अभी ब्रेक पे एक वाक़या मैंने सुना, मैं चाहूँगी कि वो सिर्फ मेरे तक महदूद ना रहे, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़ये, कुछ ऐसी बात होती है दो लोगों के बीच में जो मुझे लगता है हम किसी और को अगर सुनाएं या बताएं तो उस बात से रेलेवेंट जो है ना, बहुत से लोग उससे रहनुमाई हासिल कर लेते हैं। बहुत से भटके लोग जो होते हैं वो सही रास्ता चुन लेते हैं। तो मैं चाहूँगी ये जो किस्सा आप मुझे सुना रहे थे अशफाक अहमद साहब का, आपके साथ जो उनका सिलसिला है, वो ज़रा ये मिसाल के तौर पे प्लीज़ एज एग्जाम्पल सुना। हाँ, वो ऐसा हुआ कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था, तो मुझे अब्बा ने और मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि अशफाक साहब एक बहुत बड़ा नाम है, ड्रामे लिखते थे, प्रोग्राम करते थे टीवी पे। क्या बात है। तो उनसे मिलना चाहिए। अब मेरी उनके साथ कोई सलाम दुआ नहीं थी। अच्छा, उन दिनों ना मेरे जहन में मौत को एक्सपीरियंस करने का बड़ा था कि मैं मौत एक्सपीरियंस करके मतलब जिस पे हम बात कर रहे हैं वो पहले एक फेज इनके ऊपर भी आ गुजरा, चुका है। अच्छा खासा गुजरा। बल्कि उन दिनों में शाहजमाल दरबार जो है वहां पर जाकर मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझे मौत को एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए कैसी होती है। हाँ। कुछ लोगों को पढ़ा भी इस तरह के लोगों को, वजूदियत पसंद लोगों को, जो कहते थे मौत बड़ी खूबसूरत होती है, तो मैंने कहा खूबसूरती को एक्सपीरियंस करना चाहिए। हाँ। इसी मायूसी के आलम में एक दफ़ा मैंने, मुझे किसी दोस्त ने कहा कि ये एड्रेस है, तुम अशफाक अहमद साहब से मिलो, तुम पढ़ने लिखने वाले बंदे हो। मैं वैगन पे बैठा न्यू हॉस्टल से, और मैं चला गया जहाँ आजकल अरफा करीम बिल्डिंग है, वहाँ पैदल उतरा। घर का पता नहीं था, सख्त गर्मी, 2:30 बजे का टाइम दोपहर का। मैंने कॉटन का लट्ठे का सूट पहना हुआ, भीग गया सारा, और मैं पैदल चल चल के पहुँच रहा हूँ 121 मॉडल टाउन जो उनका घर था अशफाक साहब का। तो अल्टीमेटली खैर उनके घर पहुँच गया, तो उनके मुलाजिम ने आकर, मैंने उससे कहा जी मैंने अशफाक साहब से मिल रहा हूँ। उसने पहले यूं करके मुझे देखा कि ये बाबूजिया मुंडा कितों आ गया है, इसकी ना कोई उम्र है, ना कोई तजर्बा, ना दाढ़ी, कहाँ अशफाक अहमद और कहाँ ये। हाँ जी, किथे मैं रली, किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लगी हैं। तो खैर उसने मुझे कहा जी वो आराम कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार मैं इतनी दूर से आया हूँ, हम आए हैं खुद, और हमें मिल नहीं रहे अशफाक साहब। तो हम भी अपने आप को मतलब छोटा अशफाक अहमद तो समझ रहे थे, उस वक्त एक उम्र होती है। तो मैंने उससे कहा कोई पर्ची होगी? उसने कहा कि, मैंने कहा एक पैगाम लिखना उनके नाम। उसने कहा नहीं कागज़ तो कोई नहीं। वो सिगरेट पी रहा था, मैंने कहा सिगरेट का पन्ना देना मुझे। उसने मुझे पन्ना दिया, मैंने उस पर एक लिखा जुमला जो मैंने कहा अशफाक साहब उठे उनको दे देना, और मैं गुस्से से बाहर आ गया। कोई 250-300 मेरे ख्याल मीटर में आगे गया होगा, तो पीछे से अशफाक साहब भागे आ रहे हैं, नंगे पाँव भागे आ रहे हैं, और आवाज़ें दे रहे हैं ओ मुंडिया, जैसे पंजाबी वो बोलते थे ना, अम्बाड़े की, हमारे इलाके रोपड़ की। तो मैं भागा, पीछे देखा अशफाक साहब, मैं भागा, मैंने जाके उनके घुटनों को हाथ लगाया, पाँव को हाथ लगाया। कहते ऐ मेरे ना की कर चल रहा सी, उर्दू में, यानी ये मेरे साथ तुम क्या करके जा रहे थे? तो मैंने कहा जी बस गुस्सा है, आप मिले नहीं तो मैंने लिख दिया। तो कहने लगे अच्छा आ जाओ, हाथ पकड़ा, और मुझे देखी जा रहे हैं, हाथ पकड़ा, देखी जा रहे हैं, अंदर ले गए। बाहर अंदर जाके बानो आपा को आवाज़ दी, बानो इधर आओ, ये आ गया मुंडा, देख ज़रा ये बच्चा है जो लिख के गया है। बानो आप आई, मैं उनसे भी खड़े होकर उनके पाँव को हाथ लगाया, उन्होंने प्यार दिया। कहने लगी बेटा ये आप हमारे साथ क्या करके जा रहे थे? तो मैंने कहा क्या हुआ बानो आपा? कहने लगी ये तो बहुत बड़ा बोझ था जो आप हम पे लाद के जा रहे थे। अब वो जुमला क्या था? वो जुमला मैंने ये लिखा कि एक गैर हाजिरी मुलाकात के वो सारे रंग धो डालती है जो कई रंगों की यकजाई के बाद जहन पे और दिल पे जमा हो रहा होता है। अपने घर बुलाकर ना मिलने वालों पर रहमत ता क़यामत बाशद, फकीर शहर काशिफ। अब ये कहने का मतलब ये था कि जो मेरे जहन में उनका एक रंग था ना, टीवी पे ड्रामों का, प्रोग्राम का, वो
नक्श बहुत गहरा था। क्या बात। तो उस नक्श के होते हुए जब आप नहीं मिलेंगे तो वो नक्श धुंधला सा हो जाएगा कि ये तो बंदा ही नहीं, ये मैं कहना चाह रहा था। तो उनको इतना पसंद आया, कहने लगे बेटा क्या करते हो तुम, पंजाबी में बोला। तो मैंने बताया जीसी पढ़ता हूँ, फैसलाबाद से हूँ, फलां गाँव है। तो उन्होंने कहा क्या जिंदगी में करना चाहते हो? मैंने कहा जी खुदकुशी करना चाहता हूँ। कहते क्या? मैंने कहा जी मौत एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। कहते यार वाह कमाल, बानो लै जी ऐसे दोस्त मिल गया मैनू। अब मैं बड़ा हैरान कि ये कौन सी बात करें दोस्त में। कहते तेनू पता है मैं भी करना चाहता सी, अच्छा। मेरा भी बड़ा दिल, लेकिन यार मैनू डर बड़ा लगता सी। चलो इकट्ठे ही करांगे। अच्छा। ये ऐसा मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ कि यार ये तो मेरे जैसे ही है, ये तो ऐसे ही बने हुए शफाक साहब। तो मैंने कहा सर किसी को ना बताइएगा, मिलके करते हैं। अच्छा। अब हमने प्लानिंग शुरू कर दी। पहले हमने सोचा कि दरिया रावी में, तो वो कहते नहीं यार मैंने पानी बहुत ठंडा लगता है। अच्छा अब मैंने कहा आग, वो मुझे बहुत डर लगता था। मैंने कहा सर आग से तो बंदा जल जाता है। कहते जहर। आजकल 2 नंबर बढ़ा रहा। अच्छा हमने को 15-20 तरीके सोचे। अच्छा। और कभी वो कोई दलील दे दे, कभी मैं। करते 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 मुझे उन्होंने एक हदीस सुनाई। मैं चाहूंगा कि लोगों तक पहुंच जाए। सही बुखारी की हदीस थी, 7404 नंबर हदीस। अच्छा। मुझे कहने लगे यार एक वैसे गल है, एक बात है, अल्लाह ताला फरमाता है जरा उस पे ना अमल करके देखें। मैंने कहा जी फरमाएं क्या बात है? कहने लगे वो कहता है मेरी रहमत मेरे गजब से ज्यादा है। तो यार उसकी रहमत पे ना यकीन करके देखें, जिंदा ना रह लें। वाह। बस ये बात मेरे कहीं ना दिल को, फिर उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया। वाकया सुनिए क्या खूबसूरत। मेरी रहमत मेरे गजब से ज्यादा है, ज्यादा गालिब रहेगी, ज्यादा गालिब रहेगी। उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया 5999 नंबर सही बुखारी की हदीस का। कहने लगे उसी मुलाकात में, कहने लगे कि एक गजवा के बाद सामान लोग ले रहे थे और कैदियों को पकड़ रहे थे। एक औरत भागी जा रही कभी इधर, और रहमत कुनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा देख रहे थे, सहाबा कराम पास थे। अल्टीमेटली उस औरत को एक बच्चा नजर आया, भागी गई, उसने बच्चे को जाके यूं झीम लिया। उसका बेटा था, बिछड़ गया था जंग में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सहाबा से कहा कि ये औरत अपने बच्चे को उठाकर आग में फेंक सकती है? उन्होंने कहा जी कभी भी नहीं। वो देखा कितनी बेचैन थी बच्चे से मिलने के लिए। कहने लगे वो रब तो इस माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, उसके प्यार का क्या आलम होगा जिसको हम भूले हुए हैं। जब ये 2 बातें उन्होंने मुझे की तो मैंने कहा बाबा जी कहता था उनको जिंदगी भर, मैंने कहा बाबा फिर तो जी नहीं लेना चाहिए। कहने लगे अच्छा जी तू कहना फिर जी लेने हैं। असल में तो वो मुझे जीने की तरफ ला रहे थे। और मैं आपको क्या बताऊं फिजा, अभी आपने सवाल किया खुदकुशी का, मायूसी का, जरा सुनिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा ने नई गाड़ी ली, मैं उनकी गाड़ी ड्राइव किया करता था। हम गाड़ी से लेके निकले, अरफा करीम बिल्डिंग के पास पहुंचे, इशारा बंद था, मैं गाड़ी चला रहा था, बाबा साथ बैठे थे शफाक साहब। तो गाड़ी रुकी तो पीछे से एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में कैप्टन था क्रिकेट की टीम का, नेशनल चैंपियन था बैडमिंटन का, जान थी। मैं उतरा, मैंने उसको पकड़ लिया। यंग बच्चा था, 17 साल का। मैंने कहा मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, ये खर्चा पूरा करो, नई गाड़ी में तुमने टकरा दी। उसने कहा बाबूजी मेहरबानी करें, गलती होगी। मैंने कहा बकवास करती हो, जिस तरह मतलब बोलता है। उसने कहा बाबूजी माफ़ कर दें। मैंने कहा माफ़ नहीं करना तुम्हें। इतनी बात हुई है, बाबा गाड़ी से निकले शफाक साहब और मुझे कहते हैं गाड़ी में बैठो। अच्छा मैंने समझा फिजा कि नाराज़ हो गए कि गाड़ी को नुकसान हुआ है। मैंने कहा बाबा मेरा तो कसूर कोई नहीं है, आपके सामने गाड़ी उसने टक्कर। मैं कहते तुम गाड़ी में बैठो। और फिर उस बच्चे से कहते हैं बेटा, उसके सर पे हाथ दे ना, कहते बेटा तुम जाओ, अल्लाह भला करे। तो मैंने कहा बाबा उसको नुकसान किया। कहते तुम मुझे यूं पकड़ा, जबरदस्ती गाड़ी में, कहते गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी बैठ गया, मेरे साथ आके बैठ गए। कहने लगे बच्चा क्या कह रहा था? मैंने कहा बच्चा कह रहा था गलती हो गई। कहते नहीं उसके बाद क्या कहा? मैंने कहा बच्चा कह रहा था माफ़ कर दें। कहते तुमने क्या कहा? मैंने कहा माफ़ नहीं करना। ऐसे में हाथ करके कहते हैं, और आंसू है, रोना शुरू हो गए। कहते हैं बेटे अगर यही जुमला रब ने तुम्हें और मुझे कह दिया, हमारा क्या बनेगा? बेटा माफ करना रहमान की सिफ्त है और माफी ना देना शैतान का चेला। बेटा एक छोटे से नुकसान के लिए तुम शैतान बनना चाहते हो? अच्छा मैंने कहा बाबा जिंदगी में कभी आप नेगेटिव नहीं हुए, जिंदगी में कभी आपने गलत नहीं सोचा। बाबा कैसी बात करते हैं, गाड़ी का नुकसान हो गया, आप कह रहे हैं अल्लाह पे तवक्कल करें, माफ कर दें। मैंने कहा बाबा एक बात तो बताओ, आज ये हाथ जोड़े, आपने सीखा कहां से? कहते माई नूरा से। ताई नूरा कहते थे उनको, माई नूरा, कहते ताई नूरा से। मैं ताई नूरा ये क्या किरदार है? हाँ। कहते हैं पुत्र मेरे गांव में वो दाने जो है ना इसके चने के,
और छलियों के वो भूना करती थी। जैसे पठान। 80-85 साल उम्र थी उसकी, तो वो एक काम करती थी भट्टी के ऊपर बेचारी। तो गरीब सी औरत थी। तो मैं जब 12 जमातें पढ़ के साइंस की गवर्नमेंट कॉलेज के साथ गाँव गया ना, तो गाँव वालों ने कहा, ओ सुना शफाक तुमने 12 जमातें पढ़ी हैं साइंस के साथ? मैंने कहा हाँ। उसने कहा हम तुम्हारी साइंस तब माने अगर ताई नूरा से कोई मनफी बात निकलवा के दिखाओ। कहते ताई नूरा की मशहूरी ये थी कि वो किसी के लिए मनफी बात करती नहीं, मनफी सोच रखती नहीं, मायूस होती नहीं। वाह। कहते मैंने कहा मसला ही कोई नहीं। चने भूनने वाली औरत, चने भूनने वाली 85 साल की अरे औरत। वाह। कहते मैंने लट्ठा सूट पहना, मैंने नीचे चप्पल पहनी, मैं तैयार होके आया, 7 दोस्तों को लिया, 10-12 गांव के। हमने कहा चले जी, हम अम्मा जी के पास चले गए। अस्सलाम वालेकुम ताई। ताई ने कहा पुत्र बैठो। कहते उसकी आदत थी सब बच्चों को मुफ्त थोड़े थोड़े दाने दिया करती थी। उसने सबको दाने बांटे। कहती खैर है आज हमला करने आ गया अपनी ताई पे। कहते हैं ताई अशफाक ने आज तुमसे बड़ी अहम बात करनी है। ये 12 जमात साइंस पढ़ के है लाहौर से। कहती पुत्र मैं अनपढ़, मुझसे क्या बात करनी है? अशफाक साहब ने कहा नहीं नहीं ताई मैंने आपसे एक सवाल पूछना। ताई कहती बेटा पूछो, मुझे आता जाता तो कुछ नहीं लेकिन पूछो। कहते अब मैंने बड़ा आकर के कहा ताई शैतान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहते मैंने कहा शैतान की तो तारीफ कोई भी नहीं दुनिया में कर सकता ना। शैतान को तो अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा, मरदूद और इब्लीस कहा। कहते हैं मेरे बेटे ताई नूरा का जुमला सुनना। कहती है बेटा बाकी तो मुझे नहीं पता, मुस्तकिल मिजाज बड़ा है, जिस काम पे लगा उस पे ही लगा हुआ है। कहते मैंने उस ताई नूरा से जिंदगी का सबक सीखा कि अगर इंसान ने सीखना हो, मायूसी से और मनफी सोच से बचना हो, तो शैतान से भी सीख सकता है इंसान। अरे वाह वाह वाह। कहते हैं बेटा वो ताई नूरा का जुमला मुझे नहीं भूलता, और मुझे अशफाक साहब का ये जुमला नहीं भूलता। क्या बात कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब रहेगी हमेशा। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो मायूस हो जाते हैं, जो बहुत जल्द 2, 4, 5 माह में कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा भी कोई रब है, उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह की रहमत हमेशा गालिब रहेगी। वक्त थोड़ा सा आता है, अल्लाह आपको आजमाइश देता है, अल्लाह आपको ताकत देता है, अल्लाह आपको देखो ना फिजा, किसी जगह पर भी आप नौकरी करते हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना। आप यहाँ आई हैं, मैं यहाँ हूँ, को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। जानती हैं अल्लाह का किसी को कुछ देने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो है अल्लाह मुझे और आपको आजमाइश में डालता है, मुश्किल में डालता है। जब उसमें हम कहते हैं ना, या हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो कहता है मैंने इसको मुश्किल में डाला, ये मुझे फिर भी बड़ा कह रहा है, इसे दो यार कुछ। बस इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका। क्या बात है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। सीरियसली देखें, इस तरह की बातों से ना आपकी, मुझे लगता है जैसे गाड़ी की एक सर्विस होती है ना, गाड़ी हम सर्विस स्टेशन पे भेजते हैं, जब आप इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं चाहे अपने घर में किसी बड़े से या किसी ऐसे समझदार इंसान से, तो मुझे लगता है आपकी जिस्मानी जो है वो भी पॉलिश हो रही होती है, सर्विस हो रही होती है। और अपनी बॉडी को, अपने जहन को सर्विस ज़रूर करवाया करें, तभी आप पॉजिटिव थिंकिंग के शिकार रहेंगे, ना कि आप ये नेगेटिव थिंकिंग में मुब्तला रहेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है और बड़ी खूबसूरत मिसालों के साथ जो है एलैबोरेट कर रहे हैं। मैं अब यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि एक जो एक्सरसाइज है, एक जो सलूशन है, उसकी तरफ हम आए। ये सलूशंस जो है ज़रा कुछ 5, 6, 7 कुछ बता दें कि हमें पता चले कि अगर हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव की तरफ कैसे हमने जो है चेंज करना है। बहुत अच्छी बात है कि हम सलूशन की तरफ आ रहे हैं। देखिए ये एक दायरा है, ये एक ब्लैक होल है, मनफी सोच और मायूसी। इस दायरे को, इस ब्लैक होल को मैंने और आपने तोड़ना होता है। डॉक्टर कैलन एक बहुत बड़ी माहिर नफ्सियात है, उन्होंने कुछ तरीके बताए हैं। पहला तरीका उसका यह है कि आपको आगी और शऊर होना चाहिए। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लें कि आप मनफी होते हैं, आप मायूस होते हैं। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उसको ट्रीट भी नहीं कर पाते। ठीक है, पहली बात शऊर है। नंबर 2 क्या है? सवाल उठाने आपने अपने ऊपर। जब भी आप मायूस हों तो सोचिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या पे दर पे नाकामी हुई आपके साथ? क्या सारी दुनिया के साथ यही होता है? हमने लोगों के साथ बात करनी है या खुद से सवाल अपने आप को क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, अजम्पशंस होती है ना। हाँ। पहली बात तो ये कि मनफी सोचें आती क्यों हैं? वो आती हैं इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ठीक है, यही परेशानी है ना। सवाल उठाइए कि ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हाँ। क्या दुनिया इसी बात के ऊपर खड़ी है? मैं सोचता हूं गाड़ी ना खराब हो जाए, तो गाड़ी खराब हो जाए, जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी। क्या हो गया? गाड़ी खराब हो जाए, दूसरी ले लूंगा। सही। सोचते हैं जॉब ना चली जाए, जिनकी जॉब चली जाती है वो दुनिया से चले जाते हैं, दूसरी जॉब मिल जाएगी। सवाल उठाएं। एक दर बंद, दूसरे दर खुले, कई दर एक बंद हो, कई दर खुलते हैं।
नंबर अच्छा, 3, मगर कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि बहुत से लोग ऐसे मेहनत एफर्ट करे जा रहे हैं मगर नाकामी उनका हाथ नहीं छोड़ती, उनको नाकामी मिली जा रही है, हर दर पे नाकामी मिली उन लोगों के लिए भी बताइएगा कि सलूशन किस तरह का है। हाँ, जैसे मैं बाबा की लाइन बताता हूँ, तीसरा तरीका रीफ्रेमिंग उसे हम कहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना होता है अपनी सोच को। बाबा का जुमला सुनिए, अशफाक अहमद साहब का। बाबा कहते हैं कि हम लोग हर वक्त अल्लाह से इस बात पर गिला करते रहते हैं कि उसने फूलों के साथ कांटे क्यों लगा दिए। दोबारा सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात है। हम हर वक्त अल्लाह से गिला करते रहते हैं उसने फूलों के साथ कांटे क्यों लगा दिए। हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए, उसने कांटों के साथ फूल लगा दिए। अरे वाह, ये रीफ्रेमिंग है। आप अपनी नेमतों नहीं देखते, आप उन नेमतों के नतीजे में जब आजमाइश उसको देखते हैं, इसलिए पैदर पे आपको नाकामी नजर आ रही होती है। आप अगर कांटों के साथ फूल देखना देख लें, जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि अगर आपको पता हो मेरी माँ है, बाप है, बीवी है, बेटा है, बेटी है, दोस्त है, तो आपको 10 करोड़ भूल जाता है, क्योंकि आपको ये नजर आता है ये अरबों की एक एक हस्ती है जो मिलती नहीं है कहीं से। नंबर 5, अपनी कंपनी चेंज करें, हमेशा अपनी सोबत बदल लें। अच्छा, ये लोग, फिजा आप आज याद रखिएगा और मेरे सुनने वाले, दुनिया का हर इंसान उन 6 लोगों का मजमुआ होता है जिन 6 लोगों से जिंदगी में सबसे ज्यादा मिलता है वो। एवरीवन, ये इटली की रिसर्च है कि दुनिया में हर शख्स उन 6 लोगों का ओवरऑल मजमुआ है जिनसे मैं डेली मिलता हूं। यानी 6 लोग मुझ पर असरअंदाज होते हैं जिंदगी में, मुझे उन 6 का चूज बड़ी अक्लमंदी से करना है। तो उनमें अगर कोई एक इंसान बहुत अच्छा है, सपोज एक एग्जांपल है, तो क्या उसका असर भी उतना ही भारी होगा? नहीं होगा, 5 का ज्यादा होगा, क्योंकि 5 नेगेटिव है, टॉक्सिक है आपके पास, एक बचाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन 6 के 6 हमने चूज करने हैं जो टॉक्सिक ना हो, जो पॉजिटिव हो, जो अच्छे हों। मतलब सारा जो जितनी भी आपकी गैदरिंग है, मेल जोल है, जो उठने बैठने वाले जो सोबत है जी, वो बहुत पॉजिटिव, आपकी सारी मुस्बत हो, मायूस होने वाली ना हो, मनफी होने वाली ना हो। ताई नूरा होनी चाहिए 6 की 6। अरे वाह, 6 की 6 ताई नूरा रखते बस अपने पास। समझ आ गई। अच्छा, वर्जिश करें, जब ऐसा हो वर्जिश करें। वर्जिश क्या, ये देखिए हाथ है मेरा, जब ऊपर को जाएंगे सांस खींचना है, जब नीचे होंगे कि सांस को रोक लेना है। देखिए, ठीक है, ठीक। जो ही आप 3-4 दफा सांस लेंगे, ऊपर नीचे इस तरह करेंगे हाथ को, इसको हैंड ब्रीदिंग कहते हैं। अच्छा। तो क्या होगा, आपकी मनफी सोच मुस्बत में, क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो गए आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, नंबर 6 आप क्या करें, योगा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, ये देखिए, छोटी उंगली इसको ऐसे दबाइए, ये करके सामने रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और डीप ब्रीथ कीजिए बगैर आवाज किए हुए। अच्छा, इस तरह से। उसके बाद ये जो पहली उंगली है इसको पकड़िए, ऐसे हाथ सामने रखिए। इसके साथ क्या करना था? इस तरह करके ये रख के, ये देखिए इस तरह। ठीक है, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस। कितनी देर तक? 5 सांस आपने यहां से लेने, 5 फिर इसको दबा के, ये देखिए ऐसे करके, ये ऐसे रखने, हाथ यूं बिल्कुल सामने रहे और इस तरह से 5 सांस लीजिए। और उसके बाद अपनी जो ये पाइन है इसको आसमान की तरफ, जैसे हम कोई लाइट या रोशनी ले रहे हैं, ये देखिए, और फिर 5 सांस लीजिए। देखना किधर है? आपने हाथ यहां पे कि चीज आ रही है, कोई रोशनी आ रही है अल्लाह की तरफ से, आपको कोई उम्मीद आ रही है, और सांस लीजिए गहरे। 5, 10 और 5, 15 ये सांस ले, आपको आपकी मायूसी, आपका नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आउट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, नंबर 7 आपने क्या करना है, आपने मदद तलब करनी है, आपने हेल्प लेनी है अपने उन 6 लोगों से जो अभी मैंने कहा माई ताई नूरा जैसे हों, जो उनको बताना है कि मुझे ये मनफी सोच आ रही है। हमेशा डिस्कस करना है, उसे अपने अंदर छुपा कर नहीं रखना, क्या बात, हाइड नहीं करना उसको। अब समझ आया कि वो जो सिलेक्शन हो चुकी है अच्छे लोगों की, अब उधर डिस्कस किया भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ उनसे करना है। उनसे नहीं करना जो आपको नेगेटिव थॉट की तरफ लेकर है, जो गलत तरफ लेकर। और हमें पता होता है कि नेगेटिविटी बोलेगा, मगर हम फिर भी उधर डिस्कस कर देते हैं, वहां नहीं करना, वहां नहीं करना, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। नंबर 7, अपने आप से मुस्बत बातें करें। कैसे करें? हर चीज ठीक हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी ओके, ये भी ठीक हो जाएगा, ये मुश्किल भी ठीक हो जाएगी, इसका भी हल हो जाएगा, इसका भी हल मौजूद है, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं इस पे काबू पा लूं। खुद से बात कीजिए, काम डाउन करना, यस, काम डाउन कीजिए और पॉजिटिव सजेशन दीजिए खुद को, पॉजिटिव सेल्फ सजेशंस, मुस्बत चीजें। आई कैन डू दिस। बीमार है, मैं दिन ब दिन अल्लाह की रहमत से ठीक हो रहा हूं, मैं अल्लाह की रहमत से दिन ब दिन ठीक हो रहा हूं। नींद नहीं आ रही, अल्लाह की रहमत से आज रात मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। 10 टाइम्स, कितनी दफा? 10 टाइम्स। कोई भी सजेशन, मैं तो यहां तक आपको कहने लगा हूं,
अगर आप डेली अपने आप को 10 बार सजेशन दें कि मेरा रंग गोरा हो रहा है, मैं हशाश बशाश हो रहा हूं, मैं सेहतमंद हो रहा हूं, 1 महीने बाद आपको दुनिया की किसी क्रीम, किसी दवाई की जरूरत नहीं रहेगी। आप फ्रेश हो जाएंगे। सेल्फ सजेशन, अल्लाह ने अपने आप को सजेशन देने में ताकत रखी हुई है। हाँ, कुदरत मेरी में। अम्मी कहती थी बचपन में, हम आज तक करते हैं कि ये पानी है, पानी की बोतल इसी तरह, ये जग है, उसमें हमने कहना है कि मेरे चेहरे के दाने खत्म हो जाए, मेरे बाल गिरना खत्म हो जाए, मैं खूबसूरत हो जाऊं, ठीक है, मेरा सुबह काम हो जाए, मैं पेपर बहुत अच्छी तरीके से, तो मुझे याददाश्त ना भूले, ये ना। कैसी बात है, सेल्फ सजेशन। यही है बात जो मैं आपसे कह रहा था। और अंदर दम किया हाथ रख के और बस पी लो। यही तो ताई नूरा है सारे, यही तो पॉजिटिव किरदार है जो आपको सही कहती थी। नंबर नेक्स्ट याद रखिए, 7वां नंबर है शुक्रगुजार होइए। अच्छा, अल्लाह की शुक्रगुजारी कीजिए, सिर्फ अल्लाह की नहीं, अल्लाह के बंदों की भी शुक्रगुजारी। वो 6 बंदे जो भी आपने सिलेक्ट किए हैं, उनको ग्रेटिट्यूड पेश कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि आपकी वजह से मैं खुश हूं, मेरी उम्मीद कायम है, मेरी नाउमीदी खत्म हुई है, मेरी जिंदगी का अंधेरा खत्म हुआ है, और अल्लाह तेरा शुक्र, इसने तू मुझे 6 अच्छे लोग दे दिए। अच्छा, उसके बाद 9वां तरीका यह है कि आप लाफ्टर या स्माइल थेरेपी कीजिए, बिला वजह मुस्कुराइए। किसी के सामने नहीं, अपने आप के साथ कंपनी कीजिए, मुस्कुराइए, लाफ्टर कीजिए, हंसिए। उससे क्या होगा, एंडोर्फिन हार्मोन पैदा होगा आपके अंदर। अच्छा, वैसे मुझे तो अपने आप को देख के कभी लगता है, मैं कोई साइको में गाड़ी में आ रही होती हूँ ना सुबह ऑफिस, तो ऐसी बाहर नज़ारे देख के पता नहीं किस सोच में होती हूँ, नज़ारा कोई नहीं देखा हुआ होता, मगर हंस रही होती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं। इसको आप अपनी जिंदगी की आदत बना लें, घर में बिला वजह 5 मिनट डेली हंसे। अच्छा, इंसानी ब्रेन को पता नहीं चलता कि आपकी हंसी मसनूई है या ओरिजिनल है, इसका फायदा लीजिए। अच्छा। याद रखिए ये बात। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है नंबर 11 कि हकीकत पसंदी, रियलिस्टिक हो जाइए, रियलिस्टिक होकर बात ख्वाहिए। अच्छा, अपने वो टारगेट बनाइए जिसे मैं और आप अचीव कर सकते हैं। वो टारगेट प्लीज मत बनाइए जिसे हम अचीव नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं कि ख्वाहिशें नहीं करनी। अक्सर लोग कहेंगे जी सर का मतलब है कि ख्वाहिशें छोड़ दें, हकीकत पसंदी में आ जाए। नहीं नहीं नहीं, इकबाल इसका जवाब देते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं चाहते सब हैं कि हों औजे सुरैया पे मुकीम, आसमान में सबसे बुलंदी पे, सबसे अजमत पे, चाहते सब हैं कि हों औजे सुरैया पे मुकीम। पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम, अरे वाह, पहले वो हिम्मत तो पैदा करो, फिर आप ख्वाहिशें करो, कोई बुराई बात अच्छा, नहीं। ठीक है। नंबर 12, जैसे मैंने कहा गहरी सांसें लीजिए। आपको 3 तरीके बताए, छोटी उंगली को दबाकर नीचे से, इस उंगली को करके, और हाथ पाए आसमान की तरफ ठीक करके। है। नंबर 13, ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक, जहां आप बैठे हुए हैं, जहां मायूस हैं, आप परेशान हैं, वहां पर आप नीला रंग गिनना शुरू कर दें। नीला रंग, वो नीला रंग है, वो नीला रंग है, वो नीला रंग, 3 4 4, ये बोतल का ढक्कन 5, ये सीटें 6। अच्छा, उसके बाद सब्ज रंग गिनना शुरू कर दीजिए। इट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग टेक्निक। जब आप ग्राउंडिंग टेक्निक पे आएंगे, कमरे की चीजों को गिनती शुरू करेंगे, तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगी, चेंज करना शुरू होगी। और अच्छी चीजें गिनिए, अच्छे कलर गिनिए, अच्छी चीजें गिनिए। अच्छा, कलर्स इसलिए कि कलर के अंदर अपनी एक साइकोलॉजी है, कभी इसमें प्रोग्राम करेंगे रंगों की नफ्सियात क्या है। क्या बात है। उसके बाद नंबर 14, जिंदगी में दोस्तों से बातें जरूर करें। रोजाना किसी दोस्त से कम से कम 5 मिनट बात करें। भले फजूल मैं कहता हूं जी, करनी ही फजूल है, करनी ही फजूल है, फजूल बातें करनी ही फजूल है। अकलमंदी की करने के लिए और दुनिया थोड़ी है। ऊंचा ऊंचा हंसे, मीनिंगलेस बातों में। यार आज गल करो, दिल करदा केड़ी गल, पता नहीं केड़ी गल। अरे स्ट्रेस दूर हो जाती है, स्ट्रेस दूर हो जाती है। यस, हाँ। मेरे वालिद साहब कहते हैं मायूस ना हो, इरादे ना बदल, वाह, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। अच्छा, तो तकदीर बदलने के लिए ये सबसे अच्छे तरीके जो मैंने आज आपको बता दिए क्या हैं, इनको आप करके देखिए। हाँ। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना इसके असरात होते हैं। क्या बात है। राशिद की कॉल है, उनकी साथ जी, शामिल करते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम राशिद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी राशिद, क्या कहेंगे कि आशिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं? जी, काशिफ फराज साहब बहुत जबरदस्त बातें करते हैं, बहुत प्यारी बातें करते हैं, लेकिन मेरे भाई जिसपन लागे सोतन जाने, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। कि मेरी जॉब चली गई और बाकायदा मुझे फाके पड़ गए, और जब मुझे कोई कहता था अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह बेहतर करेगा, और मैंने 7-8 माह इंतजार किया जॉब के हवाले से और मुझे जॉब नहीं मिली और मेरी मिजरीज बढ़ती गई। उस हवाले से बताइए कि फिर नेगेटिव थॉट और मायूसी से कैसे बचा जाए जब अल्लाह की मदद भी डिले हो रही है और आप मायूस भी हो रहे हो, कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर रहा। इस सूरत हाल में जब इंतहाई मायूसी और नाउमीदी हो जाती है, लोगों के चेहरे सामने आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव वेज बनना क्यों ना अडॉप्ट करें।
अच्छा सवाल है। हाँ। जी शामिल करें अच्छा जी। अरशद साहब, बात यह है कि आपकी ये गुफ्तगू, आपका ये फोन कॉल बता रही है कि जिस 7 महीने को आप मायूसी कह रहे हैं, वो तो आपको लर्निंग दे गया बहुत बड़ी, कि आज आप उस दौर की बात करके मुझसे पूछ रहे हैं और आपने सवाल किया कि ऐसे में मैं कैसे बचता उससे। सर, ऐसे में आपको आपकी तरबियत बचाती है, आपके वो 6 दोस्त आपको बचाते हैं, आपकी खुददारी आपको बचाती है। ऐसे में आपकी खुददारी, देखिए दुनिया में कोई चीज लेने के 2 ही तरीके हैं, एक है मांगने के लिए हाथ फैला दो, एक है पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा दो। हाँ हम हाथ क्यों नहीं फैलाते? क्योंकि हम खुददार होते हैं। तो आपने हाथ नहीं फैलाया उन 7 महीनों में, ये बताता है कि आप खुददार आदमी। अरशद साहब, वाह। खुददारी ने आपको बचाया 7 महीने में, इज्जत नफ्स ने बचाया आपको 7 महीने में, आपकी फैमिली ने बचाया आपको 7 महीने, जो आपको छोड़कर नहीं गई, आपके इर्द गिर्द के दोस्तों ने बचाया आपको। अरे वाह। और सबसे बड़ी बात कि हर लम्हे आपको लगता था ये 7 महीने गुजरने वाले हैं, कल की उम्मीद ने बचाया। वो जिसको कहते हैं ना क्वीन ऑफ द ओशन, वो लड़की जिसने समंदर क्रॉस किया था पहली, क्रॉस किया, जिसपे फिल्म भी आई है, वो हाँ, मैंने हाँ। वो पता उससे पूछा जब कि तुमने इतना बड़ा समुद्र शार्कों से भरा हुआ -डिग्री में तुमने कैसे अबूर किया? जानते उसने क्या कहा? कहती है हर फॉग के बाद लगता था कि दूसरी तरफ मंजिल है मेरी। अरे वाह। ये करते करते 14 घंटे गुजर गए। वाह। जब आपको ये अंदाजा हो कि ये मंजिल है मेरी, वाह। तो 7 महीने तो क्या, 7 साल तो क्या, 7 ऐसे- सदियां ऐसे- गुजर जाया ऐसे करती गुजर। हैं। सुमैया की भी आखिरी कॉल बात शामिल सिर्फ सुन करेंगे। लीजिए, क्या कॉल बात तो नहीं, है? नहीं वो अब साथ बस कॉल आखिरी। चाहिए थी, ले लूं। हाँ। अगर है ले ले नहीं सुमैया की है। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। जी मैम, मैंने सच में बात कही है कि कहीं की ना मुझसे सोच जो है वो घर के रवैये से शुरू होती है। हाँ, बोलिएगा बोलिएगा, आपकी बात सुन रहे। क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं जिस फैमिली में रहती हूँ ना, वहाँ पर बेटों को सपोर्ट की जाती है और बेटियों को नहीं की जाती। ठीक है। जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे बेटों को की जाती है, बेटों से ज्यादा बेटियां जो है ना वो इम्पोर्टेंस दे तो फिर रहना, लेकिन फैमिली इम्पोर्टेंस नहीं देती। ठीक है। तो नेगेटिव रवैया जो है ना वो इंसान के घर से ही ग्रोथ पाता है, बाहर से नहीं पाता। बाहर आपको लोग फिर रवैया नहीं देते। जब तक आपकी सोच है ना ऐसे कि आप बाहर जाएंगे आपको अच्छा रवैया मिलेगा, तो बच्चे बाहर की तरफ अट्रैक्ट होता है, घर की तरफ नहीं होता। समझ आ रही है। तो पॉइंट इस तरह से कि अच्छा हम अभी ब्रेक में आपसे बात भी करते हैं, आप हमारे साथ कॉल पे रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। सुमैया हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, सुमैया की कॉल थी जो कि पूछ रही थी कि आजकल माशरे में जो है मर्दों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, औरतों को कम। और आजकल नहीं, ये पहले भी चल रहा था, मगर अब ज़्यादा जो है औरतों को कहते हैं कि ज़माना जो है ना वो सेफ़ नहीं है, जहालियत का है, औरतों का आगे बढ़ना किसी मर्द को भी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होता। तो वो ये कह रही है कि इस दौर में इस तरीके से फिर हम नेगेटिव ना सोचें, ऐसे कैसे हो सकता है? पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रख सकते हैं? प्लीज़ बताइए। हाँ, जो उन्होंने बात की सुमैया ने मुल्तान से, देखिए जब भी ऐसे हालात हों जिनकी उन्होंने बात की और बात गलत नहीं की, जिस माशरे में हम रहते हैं यकीनन मर्द का गलबा है और एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हमेशा हुआ करता है। और ये ख़ास तौर पे जो ज़रूरी ममालिक होते हैं ना, जहाँ पर आपको 2 बाजू चाहिए होते हैं हल चलाने के लिए, वहाँ मेल डोमिनेशन हमेशा पसंद की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि हमें देखना किस तरफ है? हमें देखना है रोल मॉडल की तरफ। आप देखिए कि जब ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर कुफ़ार ने ये जुमले कसे कि देखिए इनके घर तो औलाद नरीना यानी बेटा नहीं हुआ, तो ज़रा अल्लाह की आयत सुनिए, इन्ना तो आईना कल कौसर, ए नबी मैं तुम्हें कौसर अता करूँगा। और फिर बीबी का ज़हूर होता है, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का। हम तो उस नबी की औलाद में से हैं, हम उसकी उम्मत में से हैं जो अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, जो अपनी बेटी के लिए चादर बिछा देते थे, जो कहीं जाते तो आखिर में बेटी से मिलते, कहीं से आते सबसे पहले मिलते, ताकि सबसे कम वक्फा मुझे बेटी से मिलने का हो। क्या रहमत कौनैन ने कहीं पर फ़र्क किया बेटे और बेटी में? क्या सहाबा ने कहीं फ़र्क किया बेटे और बेटी में? तो जिस सोसाइटी में ये फ़र्क हो रहा है उसके लिए आपको मौला का एक जुमला ही बहुत है, जो उन्होंने कहा मायूस क्यों ना हूँ मैं आपको बताता हूँ मायूस क्यों ना हूँ। मौला ने कमाल खूबसूरत बात कर दी। मौला ने कहा जब ये दुनिया तुम्हें कोई मुआवजा अता कर दे तो इसका मतलब है दुनिया खुश हुई, लेकिन जब दुनिया तुम्हें मुआवजा दे, कोई काम करो, तुम कोई भी अच्छा काम करो, मुआवजा दे दे, तुम्हें पसंद करे, तारीफ करे, अच्छा,
मुआवजा ही है ना वो। ठीक है, वो तो मुआवजा हो इसका गया, मतलब है वो बात दुनिया को पसंद आ गई। अच्छा। और जिस पे दुनिया तुम्हें मुआवजा ना दे, इसका मतलब है वो रब को पसंद आ गई। आहा, तो अगर ये मुआशरा इन बेटियों को इनका हक नहीं देता, तो ये देख लीजिए इन बेटियों को अल्लाह ने पसंद कर लिया हुआ है। अरे वाह, क्या उसके हाँ आपकी जो है ना वो सुनवाई होगी, और तुम लोगों की वजह से रिस्क आता है घर में, ये भी जहन में रखिएगा आप लोग। क्या बात है। ये जितना मर्जी मर्द आपसे कहते रहे कि बेटे बड़े हैं हमें, रिस्क तुम लोगों की वजह से आता है। हाँ, जब किसी के घर में ब्याह के जी, किसी मर्द की जिंदगी में भी जाते हैं तो तुम- रिस्क आपसे ही बरकत जाता तुम है। लोगों की वजह से वाह आती जी, है, क्या बच्चों बात की है, वजह से। क्या बात है, तो क्या जिस बात है। बरकत, इसलिए जब वो ऐसा कहें तो सिर्फ मुस्कुराया करो, क्योंकि उनको नहीं पता इस बात का। वो लाइल्म है। कभी लाइल्मों के ऊपर भी गुस्सा किया जाता है। ना, एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं अशरफ बात कर रहा हूँ। हाँ, अशरफ जी, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये असल में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो ये मतलब हम लोगों ने मतलब आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। एक्चुअली ये फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ही है। लेकिन आज बेनजीर मोहतरमा का यौम शहादत जो मनाया जा रहा है, जी। तो फीमेल थी ना, मेल तो नहीं है। वो तो एक और औरत है ना, इसके- एक औरत है। उन जैसा बनने के लिए उतनी कुर्बानियां देने के लिए कोई औरत तैयारी कहाँ है? उन जैसी एफर्ट करने के लिए कोई तैयारी कहाँ है? फीमेल, मुझे नहीं लगता ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही है। और आप पहले बंदे जो ये कह रहे हैं, मगर खैर आप अपना सवाल दीजिएगा तो फिर हम बात करते हैं, पता चलेगा फिर क्या बात हो रही है। नहीं, मेल को तो अल्लाह ताला ने डोमिनेट किया हुआ है मईशत की वजह से, और कोई ऐसी बात नहीं। वरना अल्लाह की नजर में तो मेल फीमेल दोनों बराबर हैं। जब आप जी, बराबर है। जी जी, अब बात सही है, बराबर, बिल्कुल सही। बजा आगे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही, आगे गुफ्तगू करते हैं। और अगर मेल को डोमिनेट करेंगे तो मेल डोमिनेट कर लेगा, तो ये तो उसकी खामख्याली ऐसा होता नहीं है। घर में भी सब औरतों की चलती है, ऐसी बात नहीं है। मतलब खुदा अच्छे घरों में, मतलब खराब घर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा घर है वो औरतों की सुनी बहुत जाती अच्छी है। बात। ऐसी बात नहीं है। अच्छा घर, बात सही, खानदानी नस्ली घर, उधर औरतों की सुनी जाती है, उधर औरतों की मैं रखी अपने जाती घर है। में देख रहा हूँ, हमारे घर में क्या नाम है, खवातीन की पूरी सुनी जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये आपकी बात शामिल की, हमने जवाब लेते हैं जी। हाँ, कौन थे हमारे साथ कराची से? इनका अशअब नाम है, कराची से। जी, अशरफ भाई, एक्चुअली आप जो बात कर रहे हैं ना, आप और मैं, हम तो शरीफ मर्दों में से है ना, जो अपनी बीवियों की बात मानते हैं, अपनी बहनों की बात मानते हैं, अपनी बेटियों की बात मानते क्या हैं। बात है जी। हम तो सोसाइटी की बात कर रहे थे। ओवरऑल जो एक ट्रेंड है, हाँ। उसमें यकीनन बहुत खूबसूरत बात यह है फिजा, कि अशरफ साहब जैसे लोगों का वजूद एक बहुत बड़ी रहमत है इस माशरे में। जी। जैसे उन्होंने फरमाया, यकीन कीजिए बहुत बड़ी बात मुझे उन्होंने पता है की। आशिफ साहब की बात क्या अच्छी लगी। उन्होंने इस तरीके से बात की कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे कि नहीं भाई मर्दों का दौर है, Positivity है यहाँ उनके पे तो सिर्फ और तो नहीं, बहुत मुस्बत और बात है लाए भी उनकी। तो फिर खिसक के तो बराबरी की तरफ लाए। बहुत है मुस्बत ही बात की, positive। बहुत मुस्बत बात की उन्होंने, और बहुत अच्छी बात की कि हमारे घर जो हैं, देखिए मैं जिंदगी में कभी नहीं कहता कि मेरी वाइफ हाउस जो है ना वो, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वाइफ हाउस मेकर है। आहा, भाई घर बनाने वाली होती है वो, मैं तो सिर्फ पैसा कमा के लाया हूं, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना, बच्चों को कैसे पालना, घर को कैसे, वो तो मेरी बीवी कर रही है। औलाद की तरबियत, हाँ, उसका हाउस उठना, मेकर यार, बैठना, बल्कि चलना, होम फिरना, मेकर। जब मैं घर में उसे लाया था, मेरा हाउस था, उसके आने पे होम बना है वो। सर, क्या बात घर तो बना ही इसलिए कि वो आई है। क्या बात तो ये अशरफ साहब की जो बात है बड़ी मुस्बत, बड़ी पॉजिटिव है। अशरफ भाई, काश के जो आप ये बात सोच रहे हैं, या मैं कह रहा हूं, या फिजा कह रही है, ये मुआशरे में भी पहुंचे। काश के हम खवातीन को जो माएँ बनती हैं, देखिए ना, सबसे बड़ा रोल क्या खातून के पास, वो एक माँ का है। वो जो माँ बनती है, उसने एक पूरी नस्ल को परवान चढ़ाना है, जिसको कुरान मजीद ने, अल्लाह ने इतना दर्जा दिया, उसके पांव तले जन्नत रख दी। काश के हम समझें कि डोमिनेशन उसी की है, वो वजूद देती है, नई कायनात में नए लोग देती है, नई नस्ल देती है, क्रिएटिविटी पैदा करती है, हाउस को मेक करती है। हत्ता कि मैं तो कहता हूं, हेनरी डी बाल्ज़क का जुमला बड़ा खूबसूरत है, इट इज द लव ऑफ ए वुमन दैट मेक्स अ हिस्ट्री ऑफ अ मैन। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। एक औरत होती है। उस पे हमारे एक दोस्त ने गिरा लगाई कि हर नाकाम मर्द के पीछे दो औरतें होती हैं फिर। कौन तो सी? इसलिए कौन सी? सास और जिनकी सास और जिंदगी में बीवी दो होती या है, दो बीवियां? नहीं, जिनकी जिंदगी में दो होती है जो भी हो दो। बात तो सही है। देखिए, एक कश्ती पे सवार बंदा जाएगा तो फिर सवार हो जाएगा। जी, जी, जी। वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा पानी हो तो उसमें कश्ती सवार कर लेगी, मगर अगर बहुत सारा पानी उस कश्ती में आ जाए तो कश्ती डूब जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अशरफ भाई, बहुत अच्छी बात आपने की है। ये आपकी जो मैं से खुशफहमी तो नहीं कहूँगा, ख्वाहिश कहूँगा, अल्लाह करे कि ये लोगों तक पहुँचे
और हमारे यहाँ जो आपने फरमाया कि बराबर का दर्जा है, बल्कि ख़वातीन की ज़्यादा सुनी जाती है, तो काश के सुनी भी जाए और उन लोगों को वो दर्जा, वो इज़्ज़त दी जाए जो हमारी बहन ने इसमैया ने कहा कि इस मुआशरे में बेटे के, बल्कि मैं तो हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि जिस बेटी ने जुमला अपनी माँ या बाप के मुंह से सुन लिया ना फिजा, जिस बेटी ने, कि बेटी के कान ये सुन रहे हों कि माँ बाप कह रहे हों कि काश अल्लाह हमें बेटा दे, वो बेटी दुनिया और आखिरत में अल्लाह की पसंदीदा बन जाएगी। क्या हौसला है उस बेटी का जो ये सुन रही है कि उसके सामने उसके माँ बाप बेटे की दुआएं मांग रहे हैं। अरे वाह। अच्छा, जो नेगेटिव सोच के अफराद हैं, मैं इधर ये भी बात करूँगी कि वो हमेशा जो है ना अपने रिश्तों को अच्छी तरीके से नहीं निभाते, वो पॉजिटिविटी की तरफ आते ही नहीं, घर में भी नेगेटिविटी देखते हैं, शक व शुबा करेंगे बेगम पे, या फिर बेटी भी बाहर कॉलेज जा रही है तो बेटी पे शक करेंगे, चुपके से निकलेंगे, देखेंगे भाई जो घर का भी माहौल है वो ख़राब रखेंगे, या कोई उनसे कोई बात कर लेगा तो उसके अंदर भी वो कीड़े निकालना शुरू कर, वो रिश्ते अच्छे नहीं निभा सकते, ये बात भी। मगर पहले कॉल लेते हैं, फिर हम इस बात पे बात करेंगे। डॉक्टर जावेद की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम, आप ठीक हैं? आप जो बात कर रही हैं बहुत अच्छी कर रही हैं, और माशाल्लाह ये हमारा जो मुआशरा है वो कौम नहीं है, हुजूम है, ठीक है? तो इस हुजूम में जो है माशरे में ये जो चीजें आप बता रहे हैं प्रैक्टिकली जो है असली कबूल कैसे हैं? बातें तो बहुत अच्छी हैं। एक शेर पढ़ना चाहूंगा जी। कि हो सुनो जो बातें तो सूरो हो जो कोसर में धुली हुई, देखो जो अमल तो नारे जहन्नुम के मुस्तैद। ठीक। तो कोशिश तो हमारी ये होती है कि मंफी सोच खत्म किया जाए, लेकिन उसके लिए ये सारी चीजें काफी हैं। बेशुमार। आगे शामिल करते हैं आपकी बात को, गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। जी, क्या कहेंगे इनकी बात को शामिल करते हुए? मेरा जवाब भी देना आपने कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो घर में अपने रिश्ते अच्छी तरीके से नहीं निभाते। दोनों बातें करते हैं। डॉक्टर साहब ने जो बात की है उन्होंने एक्चुअली ये कहा है कि बातें करना बहुत आसान है, अमलन उसको साबित करना, ये बात ठीक है। उनकी बात देखिए ना, इल्लामा इकबाल ने कहा अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, मैं तो ना इंसान हूं ना फरिश्ता हूं, अमल से पता चलना है मैं क्या हूं। और फिर उन्होंने बात की जो उसको मौलाना रूमी ने इस तरह कहा, तसव्वुफ बारज़मा शायरी गुफ्तन खूब हस्त, कि नेकी की बातें जुबानी कलामी करना बहुत ईजी है, लेकिन जब मुझे और आपको अपनी जिंदगियों में शामिल करना पड़ता है तब पता चलता है। इस बात पे तो मेरा ख्याल है कि हम सारे एग्री करेंगे कि उनकी ये बात इस हद तक तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बातें भी ना की जाएं? वो जो अमल की तरफ आप कह रहे हैं आना है, वो बातों ही से तो आते हैं। जब तक आप नसीहत नहीं करेंगे, गुफ्तगू नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो कैसे मुआशरे को आप अमल की तरफ लेकर आएंगे? सो ये गुफ्तगू बहुत जरूरी है, इस तरह के प्रोग्राम बहुत जरूरी हैं ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। सर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मगर एक कॉल पहले शामिल कर लेते हैं। मर्दान से उमर की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। मर्दान से उमर की कॉल शामिल करते हैं। कैसे हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा, आवाज पूरी नहीं आएगी ना आपको ना मेरी है। अच्छा, हम आपकी ब्रेक के बाद कॉल शामिल करते हैं, ठीक है? आप अपने होल्ड पे रहिएगा। अब हम बात करें नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम बात कर रहे हैं जो नेगेटिव सोच है और पॉजिटिव सोच है उसके ऊपर। काशिद साहब, मैं ये पूछ रही थी कि जो नेगेटिव सोच अप्रोच रखता है वो अपने रिश्ते अच्छी तरीके से नहीं निभाता, अपने घर में अच्छा फर्द साबित नहीं होता, अच्छा शौहर, अच्छा बाप, अच्छा बेटा, अच्छा दोस्त, अच्छा कारोबारी बंदा भी मतलब उसको साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी नेगेटिव अप्रोच। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मैं अब इसको रीफ्रेम करने लगा हूँ। आपने कहा जिनकी सोच मनफी होती है वो रिश्ते नहीं सही निभाते, मैं कहने लगा हूँ जो रिश्ते सही नहीं निभाते वो मनफी सोच वाले होते हैं। वाह, जो रिश्ते निभाना सीख जाते हैं, हाँ, जो दुनिया में निभाना सीख जाते हैं, अच्छा, वो कभी मनफी नहीं रहते। वाह, क्योंकि आपका घर, आपका मुआशरा, इर्द गिर्द के लोग, अगर आपका कनेक्शन पॉजिटिव है, वाइब्स पॉजिटिव हैं, फिजा वो आपको नेगेटिव होने ही नहीं देते, वो आपको मनफी होने ही नहीं देते, वो आपको हौसला देते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब खातमुन नबीयीन पे पहली वही आई ना, तो आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। आपको नहीं पता था कि फरिश्ता होता है, वही आती है। आप किस हालत में आप वापस आए कि आपकी बॉडी बाकायदा कांप रही थी। तो जानते हैं बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या कहा? जरा जुमले सुनिए। मैं हर औरत से मुखातब हूं जो एक बेटी है
जो एक बीवी है, जो एक बहन है, जो सोसाइटी का किरदार। ज़रा जुमले सुनिए। कहा, आप हमेशा गरीबों का हक देते हैं, यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप अल्लाह के पसंदीदा हैं, अल्लाह आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। देखिए क्या 4 जुमले हैं, क्या मुस्बत सोच दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने एलिवेट हो गए ये बात सुनकर। यहीं अगर कोई उलट बात करने वाला होता या होती तो क्या बनता। सो इर्द गिर्द का माहौल जो है, आपका बीवी, आपका बेटा, आपकी बेटी, कनेक्शन जब तक नहीं होता इन लोगों का, ये नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा मर्द है, कोई ऐसी लड़की है, कोई ऐसी औरत है, तो प्लीज कनेक्ट हुई उससे। कहीं कनेक्शन की कमी आ गई है, कहीं इंसानी इंटरेक्शन कम हो गया उसका। जब इंसानों पे एतबार कम हो जाता है ना, फिर आप मनफी हो जाते हैं। अब कुछ लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, अपने भाई बहनों को छोड़ देते हैं, किसी बात पे नाराज़गी हो जाए, ज़िंदगी मौत ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, वो भी तो नेगेटिव थिंकिंग है। एक बात को लेके सारी ज़िंदगी कब्र तक लेके जाएंगे। अगर कोई भाई बहन की कोई ऐसी गलती है, मगर समटाइम्स अगर कोई भाई बहन माफ़ी नहीं मांग रहा, मैं ये भी एग्जाम्पल रखूँगी कि अगर वो माफ़ी ही नहीं मांग रहा, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? क्या बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग रख के उसको छोड़ देना चाहिए, या फिर कोई ऐसी पॉजिटिव सोच के ज़रिए उनको चेंज करना चाहिए, उनसे मिलना जुलना चाहिए? सवाए उसके जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि इनसे नहीं मिलना, सवाए उनके चंद एक है ना किरदार जिनके बारे में कहा कि बुरे किरदार के जो मालिक लोग हैं, जो जिनके दिलों पे अल्लाह ने कहा कि मोहरें लगा दी गई, सवाए उनके बाकी आप कौन होते हैं किसी को ना माफ़ करने वाले? जो आपने बात की नाराज़ी, देखिए नाराज़ी और बात है। मैं और आप इंसान हैं ना, हम नाराज़ हो सकते हैं एक दूसरे से, बहन भाई भी हो सकते हैं, बाप बेटा भी हो सकते हैं, सालों इंसान है हम। इंसान होने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही ये है कि हम नाराज भी होते हैं, मायूस भी होते हैं, परेशान भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन ना फरिश्तों को भी आपने देखा, वो कह जी नहीं मैंने नहीं पैगाम लेके जाना, फरिश्ते ने कभी कहा भाई उनके पास ही है ही नहीं एलिजिबिलिटी। लेकिन क्या उस नाराजगी की वजह वो है जो आपने फरमाई कि काट ही देना, रिश्तों को तोड़ ही देना, कनेक्शन ही तोड़ के रख देना? तोड़ ही नहीं सकते आप इस सोसाइटी में रहते हुए। सो जो लोग कनेक्ट रहते हैं किसी भी तरह से, फोन के जरिए, मैसेज के जरिए। फिर आपने दूसरी बात की कि माफी मांगना। देखिए अगर कोई माफी मांगता है, आप माफ करते हैं, तो आपने एक दर्जा इजाफा किया अपने कद में, ठीक है। अगर कोई माफी नहीं मांगता और आप अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं, आपने 1000 दर्जे एलिवेट कर दिया अपने आप को। कुछ भी नहीं किया आपने, कोई नेकी, कोई भलाई, सिर्फ आपने दिल से माफ कर दी। यार इसको नहीं पता, मैंने अभी आपसे कहा ना, भले इसको पता हो ना पता, भाई जरूरत नहीं है ना, मैं उससे क्यों ले रहा हूं ये कि वो मुझे उसको पता होना चाहिए, उससे क्यों नहीं ले रहा जो सारी कायनात चलाता है। क्या बात है, ये भी जबरदस्त पॉजिटिविटी है। जो आप लोग से नाराज है भाई बहनों में और एक दूसरे से कता ताल्लुक हो चुके हैं, मैं कहती हूँ आप लोग जोड़ें इन रिश्तों को, ये भी पॉजिटिविटी का एक एलिमेंट है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल टाइम हमारा ख़त्म है। आखिर में मैं एक सराइकी का आपको शेर सुनाता हूँ। मेरी ज़िंदगी तो इसने बहुत तब्दील की। मुझे नाउमीदी से, मायूसी से, परेशानी से, इस्तराब से, डिप्रेशन से, जब जब ज़िंदगी में मुश्किलात ने इसने बचाया। शाकिर शुजाबादी का शेर है, वो कहते हैं, ए पूरी थीवे न थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, ए पूरी थीवे न थीवे बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। जब उससे मांग लिया जो माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला है। मैं लोगों से कहता हूँ, जब तुम घर जाके माँ से रोटी का कहते हो, तुम्हें ज़रा भी खदशा होता है नहीं देगी? कहते मुमकिन ही नहीं है, रात के 2 बजे माँ देती। मैं कहा जो 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, जब उससे मांगते हो कैसे खदशा आ जाता है नहीं पूरी होगी। दुआ शाकर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने, उस पर छोड़। इसी खूबसूरत बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे पीर के रोज़। आखिरी जाते जाते ये फिर एक मैसेज दूंगी कि देखें, लोगों जितने भी जो है ना, हम क्या करते हैं, लोगों के अंदर नेगेटिविटी ढूंढते हैं, हम पॉजिटिविटी लोगों के अंदर ढूंढते ही नहीं है। हम अपने बच्चों को और अपने अंदर अगर इस प्रैक्टिस का हिस्सा बना लें कि हमने सिर्फ लोगों के अंदर प्रैक्टिस में अच्छाई ढूंढनी है, बुराई ढूंढनी नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिव थिंकिंग से दूर रह सकेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, पीर के रोज़ मुलाकात करते हैं।